छोटा सा ही है, वेव नंबर वो वाला नहीं है, फंक्शन वाला वेव नंबर नहीं है, सिंपल सिंपल वेव नंबर यहाँ होता है द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दूसरा अल्टरनेट होता है इसका और सिर्फ नंबर ऑफ ऑसिलेशन, बस नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिनना, खेल खत्म। अब ये नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक यूनिट लेंथ में के टाइम्स लेमडा पूरे कर लिए। अब के 5 भी हो सकता है, जैसे मान लो एक यूनिट लेंथ कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, कितनी होनी चाहिए, एक यूनिट लेंथ है, उसमें के नंबर ऑफ लेमडा पूरे हो जाते हैं। तो मुझे बताओ एक लेमडा कितने में पूरा होगा, या फिर ये के क्या आ जाएगा, के 1 अपॉन लेमडा नहीं हो जाएगा, यूनिटरी मेथड है बस यही किया। तो 1 बाय लेमडा इज के, और इसी को बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर। एक यूनिट लेंथ में कितने लेमडा पूरे हो चुके हैं, एक यूनिट लेंथ में कितने लेमडा पूरे हो चुके हैं इस वेव नंबर, सिंपल आसान। ठीक है, अच्छा हाँ बता क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी यही है। देख मुझे बता कितने ऑसिलेशन पूरे हो चुके हैं, वो तो ऐसे ही निकालेगा ना, 1 मीटर में कितने लेमडा आ चुके हैं, समझ आया। जैसे मैंने कहा कि 1 मीटर में 5 ऑसिलेशन पूरे हो गए, 1 मीटर में 5 ऑसिलेशन पूरे हो गए, तो 5 ही तो वेव नंबर आया, समझ आया। या तो कोई परेशानी किसी को, पक्का। तो दोनों तरीके से समझ रखो, टॉफी बांटने वाली बात है यहाँ पे। अभी 600 नैनोमीटर दे दिया उसने लेमडा, वेव नंबर पूछा है, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 1 अपॉन लेमडा। अच्छा नैनोमीटर को मीटर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/600 इंटू 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। ये स्केलिंग पता है तुम्हें, 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, बताना जरा, -10 मीटर। 1 नैनोमीटर 9 मीटर। अच्छा 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर -6, 1 पिकोमीटर और 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर, 1 डेसीमीटर 10⁻⁻1 मीटर। ये सारी बातें क्लियर है, ये इसके लिए है। अच्छा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, सी बाय लेमडा, सी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, क्या ऊपर चीज है एसआई यूनिट में है, और नीचे जो तुम निकाल के ला रहे हो वो भी एसआई यूनिट में है, मीटर में, तो 600 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है। इसको और इसको सुलझाओगे कितना आएगा, 7, है ना, -7 हो जाएगा ना ये, और -7 को ऊपर ले जाओगे प्लस का 7 हो जाएगा, तो 8 और 7 15 हो जाएगा, और ये आधा हो जाएगा, तो आधा इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। क्या ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, तो हर्ट्ज में आ गया, क्यों, क्योंकि नीचे भी मैंने ऐसा यूनिट में लिखा था, एंगस्ट्रॉम में नहीं लिखा था। इसका याद रखना, यूनिट का याद रखना है, यूनिट में ही गलती होती है बस। तो 1 10 अलग कर लो, तो ये लिखा जा सकता है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 1 10 को बाहर लिया है ना 15 से, कोई दिक्कत। अच्छा अब इस पे आ जाओ, 60 वोट का बल्ब है, ठीक है, 10 घंटे में कुछ नंबर ऑफ फोटोन फेंकता है वो, 10 घंटे में कुछ नंबर ऑफ फोटोन फेंकता है, ठीक है। और जो फोटोन फेंक रहा है उनकी वेवलेंथ कितनी है, 66-20 एंगस्ट्रॉम, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन फेंकेगा, बस यही सवाल है। तो मुझे इतना सा पता है कि NhC बाय लेमडा ही क्या होता है, पावर। गधे हो क्या, आओ रुको, बोल तो तुम जाती हो ना, गजनी हो सारे। मुझे बताओ एक फोटोन के पास क्या एनर्जी होती है, अगर इतना याद है तो बताते चलो सारे सिंक्रोनाइजेशन में। तो मुझे बताओ एन फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, और अगर मुझे ये पर यूनिट टाइम निकालनी है, पर यूनिट टाइम निकालनी है, तो एन कितना टाइम लगा, वो HC बाय लेमडा। ये तो अभी भी टोटल एनर्जी है, पर यूनिट टाइम तो पावर है ना, तो पावर क्या हो गया, NhC बाय लेमडा। तो जो मैंने लिखा था NhC बाय लेमडा वो पावर थी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पूरा, यहां तक आते आते सब चुप हो गए, इसके बाद ये आदमी अपने आप करेगा, शाबाश। 60 बराबर एन, तो ये जो एन है इसको ऐसे लिखना पड़ेगा N/T, छोटो एन को ऐसे लिखेंगे ना N/T, क्योंकि मुझे कैपिटल एन निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम नहीं निकालना, एक्चुअल में नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, इनटू HC बाय लेमडा। अब HC की वैल्यू 12400 होती है अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में हो। इसे पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा हो तो भाई बात हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने मुंह से बोल के बताया, डायरेक्ट नहीं लिखा।
है ना। तो एच सी बाई लेमडा में एच सी की वैल्यू 12400 अगर नीचे लेमडा किसमें रखा हो, एंगस्ट्रॉम में, और 1240 अगर नीचे लेमडा किसमें रखा हो, नैनोमीटर में। क्लियर। ये टाइम कितना, घंटे। ये जो एनर्जी लिखी जाती है ये आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कुछ भी ऐसा ही में नहीं है, तो मेरा आंसर गलत आएगा अगर ऐसे सोल्व कर दूंगा। ये एन की वैल्यू कब आएगी एग्जैक्ट, जब तुम ऐसा यूनिट में रखोगे चीजें, क्योंकि सामने क्या है वाट, ये तो वोट को कन्वर्ट करो सीजीएस में, और या फिर इन सबको किसमें कन्वर्ट कर लो ऐसा ही में, तो डैम श्योर तुम्हें वोट को तो सीजीएस में कन्वर्ट आता नहीं होगा करना, है ना। मुझे दिक्कत आएगी, कहां इतना नेचुरल होता है, कौन करता है ये। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में और आर को सेकंड में, ये कन्वर्जन करेंगे हम और अपने आप आंसर आएगा बढ़िया। तो एन अकेला रखो, रख लिया। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना हो तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सही है, रख दो। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, तो अब ये जूल में आ गया। ये 10 घंटे है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना हो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कोई परेशानी। तो ये सब वैल्यूज इधर ले आओ, एन यही रहने दो, टाइम 3600 ऊपर आ गया, फिर ये ऊपर आ गया, ऑलरेडी 60 था ही, नीचे क्या क्या आएगा 12400 इंटू 1.6 10⁻⁻19। सबका दिमाग खराब, ये खुद ही करे जा रहा है, आ भी रहा है। अब इसको सोल्व करना है ना, और सोल्व करना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सोल्व करने के लिए 2 जीरो उड़ा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब एक और हम काम क्या कर सकते हैं, एक और काम ये कर सकते हैं कि इसको 4 से देख रहे हैं, 4 से उड़ाए तो इसको कितना बचेगा, 4 से इसको उड़ाने पे 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 बचेगा, और 4 से कितना चला जाएगा 9 बार, ठीक है। अब 31 से इसको मारने की कोशिश करते हैं, 31 से इसको मारा हमने, 31 से इसको मारेंगे तो कितना आएगा, 31 दूनी 62 होता है, 31 दूनी 62, बचा 4 42, 31 एक कम 31, अब 42 में से 31 घटाना है, 11 बचा, तो 11 बच के 110, 11 बचा, आगे 0 है तो 110 बचा ना। अब 31 तिया 93, बचा 17, बचा 17, एक जीरो लगा दो, पॉइंट लगा दिया, एक जीरो लगा दो, है ना। तो 31 से कितनी बार काटू की 170 के आसपास आ जाए, 5 बार, 155 में 31 जोड़ देंगे, वो 170 से बाहर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5। नहीं आया कुछ समझ, आ गया, कुछ नहीं कैलकुलेशन है, बस साथ साथ दिमाग चलाओगे, जैसे जैसे बोल रहा हूं उस पर ध्यान दोगे तो ठीक है। जिसका फोकस और कंसंट्रेशन खराब है वो कभी ऐसे साथ साथ कैलकुलेशन नहीं समझ पाए, वो घर पे जाके अलग से करेगा अपनी, इससे फोकस का पता लगता है तुम साथ साथ चल पा रहे हो कि नहीं। तो ये आ चुका अपना, अब नीचे 1.6 और बचा हुआ है ना। तो जो 1.6 बचा हुआ है इसको भी देखते हैं, ये हटाओ और ऊपर एक 10 लगा दो, लग गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 16 से देखते हैं, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए 15 मान लो अप्रोक्स, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, और 5 से इसको काटोगे तो 12, 3 चौक 12, वैसे 15 चौक के 60 था, है ना, कोई नहीं बोला, कोई नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो 5 चौक 20, डेसिमल हट गया। अच्छा 20 दो हासिल लगा हुआ है, 4 तिया 12, पीछे वाले नहीं, वो अपने आप हट रहा है ना, अपने आप हट रहा है ना, तो जब हट ही रहा है तो हटने दो। तो 4 पंजे 20 हट गया डेसिमल। अब 2 हासिल लगा हुआ है, 4 तिया 12, 12 और 2 8000, तो 854 आ गया बेसिकली, क्योंकि एक डेसिमल था ना, ठीक है। ये आ गया 854, 10 बचा ही हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, 9 से, और ये जो 10⁻⁻19 है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 9 चौक 36 और 3, 9 पंजे 45 और 3 48, 9 अट्ठे 72, 72 और 4 76, कोई परेशानी। अच्छा एक जीरो था तो यहां पे 10⁻20 कर दूं, तो ये आ गया 7.686 इंटू 10⁻24। एक्चुअल में इतने फोटोन निकल जाएंगे 10 घंटे में, ठीक है। 1 2 3, हाँ 23। कौन सा नंबर, होली नंबर क्या होता है, 700। अरे ऑटो वाला है क्या। तो कोई नंबर होली नंबर नहीं होता, हर नंबर होली नंबर होता है, ये बात रामानुजन से जाके पूछो, वो बता देगा तुम्हें। इस पे आ जाओ, लैम्डा रिक्वायर्ड, ये क्लोरीन गैस थी,
मोलिकुलर, इसको क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट करना है। एटॉमिक क्लोरीन मतलब एक एक क्लोरीन अलग अलग होना चाहिए, रूबी कैसी होगी। तो ऐसा करने पे एनर्जी खर्च होती है 100 किलो जूल पर मोल। 100 किलो जूल, इसको अगर यहां 100 किलो जूल पर मोल दिया जाए तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि क्या लैम्डा मैक्सिमम रहा होगा कि इस एनर्जी में ये काम बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एनर्जी किसमें गिवन है, एनर्जी गिवन है 100 किलो जूल, तो इसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ऐसा यूनिट में चीजें चाहिए। उसने दिया है पर मोल, क्या दिया है, पर मोल। तो अगर मुझे पर मोल दिया है और मुझे एक मोलिक्यूल की निकालनी हुई तो क्या होगी, बटे 6.023 इंटू 10⁻23। ये एनर्जी कैसी आई, पर मोलिक्यूल। मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, पर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे एक लैम्डा का, सॉरी एक मोलिक्यूल का लैम्डा निकालना है, वही सबका होगा। ठीक है ये एनर्जी जूल में है तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है। ठीक है, बराबर किसके रखना है मुझे, क्योंकि अब एक ही ले रहा हूं, मुझे एन वाली फजीते की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहां पे पर मोलिक्यूल ना लिखता तो मुझे यहां एन लगाना पड़ जाता, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने लेने पड़ते, 6.023 इंटर पावर, वही है, डिवाइड करना पड़ता, बाद में तो मैंने ही कर लिया। अच्छा, बराबर एच बाय लैम्डा, तो 12400, तो तब होगा जब मैं किसमें निकालना चाहता हूं लैम्डा, एंगस्ट्रॉम में। यहां से किसमें आएगा लैम्डा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, नीचे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इधर रखो, ये है लैम्डा रिक्वायर्ड, बराबर ये ऊपर गया वो उधर चला जाएगा, 12400 इंटू 6 ही लिख देता हूं इसको, डिवाइड बाय 10⁵ लिख दूं। तो इसकी सीमा मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर गया 23 में से 5 गए 18, और 2 21, सॉरी 20, तो ये तो आ गया, पीछे तो आ गया 10⁻20 प्लस का। ठीक है, अब 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 ये, और 6 कम 6 तो बचा था, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 6, अच्छा 6 कम 6 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 6.44 इंटू 10⁻22, क्या 744, 6 24, ठीक है, 6 14 और एक लगा ना, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है लिम्ट आ गए, और तो कुछ निकालना था बस। अच्छा, एक चीज डेटा याद रखना, यहाँ पे बहुत जरूरी डेटा है, वो डेटा है कि अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को फील करना है, तो हमें लगता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी एनर्जी है, क्यों, क्योंकि किसके बराबर होती है, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, -19 जूल, कितनी छोटी सी एनर्जी है ना। इतनी एनर्जी मतलब ना के बराबर होती है, 10⁻−19 जूल है ना, तो ना के बराबर है। बट अगर इसको थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं ना कि अगर न्यूक्लियस इतने साइज का है तो एटम इतने दूर मिला है, तो असलियत में अगर ये न्यूक्लियस इतना बड़ा हो जाए तो एटम कितनी दूर मिलेगा। ऐसे आप स्केलिंग डाउन स्केलिंग करते हैं ना, ऐसे मैप की भी करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तुम्हें पूरा एक छोटी सी स्क्रीन पे दिख जाता है, इतना सा थोड़ी ना ऑस्ट्रेलिया, शक्ल मुंह से थोड़ी ना बनाया, वो टेक्टोनिक प्लेट से बनाया ना, तो वही स्केलिंग फैक्टर है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर मुझे फील करना हो तो एक्चुअल में पता है ये तुम्हारा लगभग 96.4 किलो जूल पर मोल आता है। इतनी भयंकर एनर्जी होती है एक एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारी दुनिया में वो किस हिसाब से काम करेगी, 1 मोल पे 96.4 किलो जूल और ये एटम की बजाय मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये भी यही है। अच्छा, फिर एक और डेटा जो तुम्हें याद होना चाहिए कि 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है। तो ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 23 किलो जूल पर मोल के आसपास आ जाएगी। ठीक है तो ये डेटा याद रखना, थोड़ा सा काम आ जाएगा। अगला सवाल है, एन फोटोन निकल रहे हैं, है ना, बड़ा एन कर देते हैं इसको, कोई मुझे लगा। एन नंबर ऑफ फोटोन निकले 100 वोल्ट के बल्ब से 80% एफिशिएंसी के साथ, लैम्डा था 6200 एंगस्ट्रॉम। तो ये निकालना क्या होगा, इसमें एन ही निकालना होगा, और तो कुछ है नहीं निकालने का। ठीक है, आसान है ये भी, बस वही है, मजदूरी है इन सवालों में, थोड़ी सी मजदूरी क्या है, कैलकुलेशन। तो फिर से वही लिखेंगे, 100 बराबर किसके आ जाएगा। अच्छा, ये 100 भी क्यों लिखूं, 80% है ना एफिशिएंसी, तो 80% एफिशिएंसी है मतलब 100 वोट किस पे काम करेगा, 80 वोट पे काम करेगा, ये मतलब है 80% एफिशिएंसी का। तो 80 बराबर एच सी कितना होगा, 12400 डिवाइडेड बाय 6200। ये तो सब एंगस्ट्रॉम में आ गया, ये तो सब एंगस्ट्रॉम में आ गया, और यहां क्या लगा हुआ है, छोटा एन।
छोटा एन, छोटा एन, पावर लिखी है छोटा एन, और बड़ा एन क्या हो जाएगा, बड़ा एन डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इधर किसमें है, एंगस्ट्रॉम में, और इधर किसमें है, वोट में, तो इधर किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई परेशानी। मुझे बताओ ये क्या चीज है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। एक्चुअल में वो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम ही पूछ सकता है इसमें, क्योंकि उसने समय दिया नहीं है, तो इसका मतलब एक्चुअल में मुझे छोटा एन ही निकालना था, क्योंकि सवाल में टाइम कहाँ गिवन है, तो पर सेकंड ही निकालूंगा मैं अपनी मर्जी से। तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो ये बस एन निकालना है, हो गया सवाल। तो एन किसके बराबर आ जाएगा इधर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 62। अच्छा 62 दुनी ये होता है ना, हाँ ये आ गया पूरा कंप्लीटली। दो से इसको काट लो, दो से इसको भी क्यों काटो, दो तो आसान काम है, 16 से इसको काट लो 5 आ जाएगा, और वो भी 50, ठीक है। फिर दो से इसको काट लो 25, ठीक है। और ये 10 पावर 19 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एन आ जाएगा 25, या ऐसा भी लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 पावर 20 पर, इतने फोटोन पर सेकंड निकल जाएंगे। आसान है, कोई परेशानी। और देखो आगे। लैम्डा मोनो मतलब नाम नहीं है उसका, मोनो नहीं है वो, मोनो ही है। मोनो मतलब मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर। तो सिंगल कलर लैम्डा निकला 4000 एंगस्ट्रॉम का, और वो किस पे गिरा, पोटेशियम के, किस पे गिरा, पोटेशियम पे गिर गया। और पोटेशियम का वर्क फंक्शन कितना है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑब्वियसली फोटोसेंसिटिव मटेरियल है तो आ जाएगी इसकी रेंज में। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सब यहां बताने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में बात कर चुका हूं, पक्की बात है। इतना तो काम चला रहा हो कि जो फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं वो यहां काम आ जाए, और जो यहां पढ़ा रहा हूं वो फिजिक्स में काम आ जाए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सारी चीजें बता चुका हूं, वहां पे सारी नहीं मतलब बहुत सारी चीजें बची हुई है, ऐसा नहीं है। यहां मैंने कहानी बताई थी, यहां मैंने कहानी बताई थी, और वहां एग्जैक्ट फंक्शनिंग बता रहा हूं उसकी, है ना। और वहां पे ज्यादा मेथोडोलॉजिकल वे में काम करते हैं हम, क्योंकि फिजिक्स है वो, वहां पे ऐसे नहीं होता कि ये बोल दो वो बोल दो, नहीं, वहां पे एकदम सटीक बातें बोली जाती है और एकदम सच बोला जाता है। और अगर तुम कुछ गलत बता रहे हो तो गलत बोल के ही बताया, जैसे वर्क फंक्शन हमने पढ़ा, या तुम्हें कोई नहीं बताएगा वर्क फंक्शन की डेफिनेशन सेम रखेंगे, बट यहाँ ये नहीं बताया जाएगा गलत है वो, वहां बोलेंगे गलत है, और गलत होने के बाद भी जस्टिफाई करेंगे, ये बोलेंगे कि गलत था लेकिन फिर भी जस्टिफाइड था, रीजन दिया था आइंस्टाइन ने उसका, कि क्यों मैंने गलत वर्क फंक्शन की डेफिनेशन मान के चीजें सही निकाल ली, वो सारी एक्सप्लेनेशन वहां मिलेगी, ठीक है। क्या, हाँ एक्सपेरिमेंटल है ना वो, तो आइंस्टाइन ने यही तो बोला कि अगर मैं गलत चीज मान के तुम्हें सही चीज बता पा रहा हूं, दिक्कत क्या है तुम्हें, है ना। जैसे वही वाली बात है ना, टॉम एंड जेरी वाली, जब तक नीचे नहीं देख रहे ग्रेविटी काम नहीं कर रही, तो क्या दिक्कत है, मत देखो नीचे। खैर, तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, लैम्डा नोट निकालना है, और लैम्डा नोट वैसे बता दो एक बार क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो कौन सी वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए फोटोन के गिरने पे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे, हाँ, और काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी है ना। अच्छा अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर लिखी जाती है, ये क्या टोटल एनर्जी माइनस फाइव लिखी जाती है, तो इसको लिख दो यहीं पे ऐसे ही, एच म्यू माइनस फाइव, सही बात है। और एच म्यू किसके बराबर, या फिर इसको क्या लिख दो, एच सी बाई लेमडा लिखो, क्योंकि मुझे तो लेमडा गिवन है, एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। तो ये अगर मैं 12400 लिख दूं तो नीचे मुझे एंगस्ट्रॉम में ही लिखना पड़ेगा डेटा, कोई परेशानी। अच्छा माइनस 1.5, अब जो मेरी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो जूल में नहीं आएगी, किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये आदमी भी किसमें लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये आदमी भी किसमें लिखा हुआ है, तो आंसर भी किसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 2 0 सपा, 4 से कितनी बार जाएगा, 31 बार, तो 3.1 माइनस 1.5, तो कितना आ गया, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला पार्ट डन, ठीक है। फिर लैम्डा नोट निकालना है, तो मुझे वर्क फंक्शन गिवन है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और लैम्डा के लिए मैं क्या करूंगा, एच सी वाई लैम्डा नोट लिख लूंगा, और लैम्डा नोट में किसमें निकाल लूंगा, यहां से एंगस्ट्रॉम में डायरेक्टली, क्लियर। ये एच सी बताओ किसके बराबर, 12400, किसमें लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइडेड बाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट उठ गया नीचे 1.5, ये 1 0 ऊपर पहुंचा दो, पहुंच गई। अच्छा अब ये 3 से तो नहीं कट रहा है, तो 15 से ही काट लेते हैं इसको डायरेक्ट, है ना। तो 15 124 के पास में कौन सा नंबर पड़ेगा, तो 15 8 120 है ना, 15 8 120, हासिल लगा 4 40, तो 15 दूनी 30, ठीक है। हम कहां तक पहुंच चुके हैं, इस जीरो तक पहुंच चुके हैं, और 15 दूनी 30 लिख दिया, 40 था तो कितना बचा 10, 1 0 आ गया तो 100 आया, 100 के आसपास कौन सा होगा, 90, 15 चिक्का 90 होता है ना, तो 6 90, फिर से एक और 100, तो अब कितना आ जाएगा, फिर से 6,
और पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा लेमडा 8266 एंगस्ट्रॉम ही आ जाए। कोई परेशानी नहीं आ रहा समझ? सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा ऐसी बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। अच्छा फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? एच म्यू नोट को किसके बराबर रख देंगे? 1.5 के। ठीक है, ये किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब फ्रीक्वेंसी की तो मुझे यूनिट पता ही नहीं सीजीएस में क्या होती है, मुझे तो हर्ट्ज पता है, और हर्ट्ज किस कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। तो मुझे हर्ट्ज में निकालना है और एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? म्यू नोट, ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है? कोई परेशानी? सबको समझ आया डिवाइड क्यों किया? पक्की बात? किसी को ये लग रहा हो मल्टीप्लाई करना चाहिए तो बता दो। श्योर? ठीक है, क्योंकि मुझे यहां जूल में लेनी है चीजें। अच्छा इनटू में क्या लिखा जाएगा? बटे में एच। एक मिनट, मल्टीप्लाई होगा ना, जूल में कन्वर्ट करना है, और बटे में एच। एच कितना? 6.6 इंटू 10⁻34, ये आ जाएगा म्यू नोट। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं क्या होगा। 15 इंटू 15 225 होता है, सुनते रहना। 15 इंटू 15 225 प्लस 15 240। अब यहां 2 डेसिमल है तो 2.4 आ जाएगा। क्लियर हुआ? इनटू में 10⁻⁻19 10⁻34, 34 को ऊपर भेजो, प्लस का हो जाएगा। 38 में से 19 जाते 19 बचते, बट अब 4 कम बचेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। और नीचे क्या है? 6.6 डेसिमल हटा तो 2 से ये 12 बार, और नीचे कितना? 11। नहीं 11 कहां से आ गया? 6। एक मिनट, 2 से काटा है ना, हाँ तो 33 आया। ठीक है, कोई परेशानी? तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा ना करके इसको इससे ही ना काट लेते हैं। देखो 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, तो एक काम करो 6 से काट लो, दोनों कट रहे हैं, तो 6 चौक 24 और 6 11। ठीक है, इंटू 10⁻15 चल ही रहा था। अब थोड़ी सी हरामजादगी बरतेंगे, ये नीचे 11 लिखा हुआ है, 10 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? अब मैंने 10 से 4 को डिवाइड किया तो 0.4 आ जाएगा, बस ये नंबर थोड़ा सा बड़ा था तो 0.4 से थोड़ा कम आएगा। तो 0.4 से थोड़ा कम मतलब 0.39 के अप्रोक्सीमेट आएगा, इंटू 10⁻15। तो क्या इसको ऐसे लिख दूंगा? 3.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ वरना केमिस्ट्री में तुम कैलकुलेशन नहीं बढ़ते रहोगे जब तक ये सब काम नहीं करना सीखोगे, इसीलिए करवा रहा हूं, और तो कोई ऐसे बहुत तगड़े चौड़े लंबे क्वेश्चन नहीं है। अगला देखो, 1600 एंगस्ट्रॉम उसने बोला कि एक लैम्डा है जिसकी वेवलेंथ 1600 एंगस्ट्रॉम है, वो फोटोन इजेक्ट करता है, लेकिन जब वो फोटोन इजेक्ट करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल होती है किससे? जब 2000 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ आती। तो ऐसा मान के चलो कि 2000 एंगस्ट्रॉम की एक वेवलेंथ आई, ये मेटल था, इसने एक फोटोन निकाल दिया, उसकी एनर्जी के थी, बाहर निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? के। लेकिन अगर मैं ये लैम्डा 2000 ना यूज करके कितना यूज करता? 1600 यूज करता, और ये यहां टकराता, तो अब जो फोटोन आता उसकी एनर्जी 2 के ही होती। ये कहना चाह रहा है सवाल, पढ़ के देख लो। ठीक है, अब तुम्हें क्या क्या निकालना है? वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। हमें बताया वर्क फंक्शन आते ही फ्रीक्वेंसी ऐसे निकल जाएगी जैसे यहां निकाली, बट पहले क्या निकालना पड़ेगा? वर्क फंक्शन। और मुझे बताया, मुझे क्या सब बताया, तुम्हें पता नहीं पता है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? एच म्यू या एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? तो ध्यान से देखना, अगर मैं 1600 एंगस्ट्रॉम यूज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी दुगनी आएगी। अगर मैं इस के को 2000 एंगस्ट्रॉम वाली काइनेटिक एनर्जी मान लूं तो 1600 वाली को ट्वाइस ऑफ के मानना पड़ेगा। समझ आया? अच्छा मेटल मटेरियल सेम है, मेटल सेम है, एज लॉन्ग एज मेटल सेम वर्क फंक्शन इज सेम, ये हमने पढ़ लिया है। जब तक मेटल सेम है, क्योंकि ये किसका फंक्शन होता है? ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ मेटल पे डिपेंड करता है। मेटेरियल बदलोगे तो वर्क फंक्शन बदलेगा, वरना वर्क फंक्शन नहीं बदलता। ठीक है, हर मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। तो अब अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ के ई, मतलब क्या लेने जा रहा हूं अब मैं? 1600 एंगस्ट्रॉम है ना, एच सी ऐसे ही रखो, बाय लैम्डा 1600 माइनस 5, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रखा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय के ई। अब कौन सी लूंगा मैं? 2000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ माइनस पाई, के ई से के ई कट गया, एक इक्वेशन एक वेरिएबल आ गया, हो गया सोल्व। बस यही करना था। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको देखो, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? एच सी बाय
1000 कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा -25 बराबर HC बाय 1600 -5, इसको उधर ले जाओगे प्लस का 5 आ जाएगा, और इसको इधर ले जाऊंगा HC कॉमन ले लिया, बटा 100 भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1/10 माइनस 1/16, 16 और 10 का एलसीएम 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 तो ये आ गया 12400, समझ आ गया ना कैसे लिख दिया 12400 डिवाइडेड बाय 100, तो ऐसे नहीं लिख दो, तुम्हें पता है नीचे 100 लिखा हुआ है तो सीधा 124 लिख देता हूं, चलेगा, 100 से 2 कट गया। अब नीचे एलसीएम 80 आ चुका है, तो 10 से कितनी बार जाएगा 8 बार, 16 से कितनी बार जाएगा 5 बार, तो कितना आ गया 124, काट भी लो इसको, कट रहा है 4 से कट रहा है, हाँ 4 से कितनी बार जाएगा 20 बार, और ये 4 से कितनी बार जाएगा 31 बार, ठीक है 8 - 5 3, तो 31 इंटू 3/20, ये आ गया फाइव तुम्हारा, निकाल ही लेते हैं इसको, है ना ये आ गया 93/2, और 1/10 सेलेक्ट कर दो, बाद में पॉइंट हटा देना, बस पॉइंट लगा देना, सॉरी हटाना क्या 2 से इसको काटो, 2 चौक 8 बचा 13 ठीक 12.5, एक और इधर सरका दो तो कितना आ गया 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है आ गया वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन आ चुका है तो म्यू नॉट कैसे निकलेगा, लेकिन क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मुझे क्या फर्ज बनता है मेरा कि मैं इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लूं, है ना, तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट 4.65 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34, याद है कुछ ऐसा, तो एक दो स्टेप तो खाऊंगा ना मैं अब, क्योंकि एक तो तुम्हारी भी आखिरी में हो, है ना, और ऊपर से सिलेबस बहुत बचा हुआ है, और ऊपर से मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो मेरा तो जस्टिफाइड है ऐसे लिखना। अब तुम चाहते हो 2 स्टेप जो मैंने खाई हैं वो लिख दूंगा, बोल दोगे तो शर्म है, तुम बोलोगे नहीं और पता है मुझे क्या, अरे ये H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34, H नीचे आ गया ना, कहा, अच्छा ये, अरे चश्मा लगा, क्या, हाँ जल्दी, शुभ काम में देरी कैसी, ना भी लिया करो, वहीं से किलसा किलसा बोल रहा है हाँ तो सुलझाया अब इसको, तो सुलझाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सुलझाने के लिए कर सकते हैं, ये 465 है, ठीक है, इसको भी 4.5 मान लेता हूं, इसको 6.5 मान लेता हूं, है ना, इसको मान लिया 4.5, तो 5 से काट रहे हैं, जब 5 से काटूंगा तो ऊपर आ जाएगा 0.9, और ये 65 है तो ऊपर कितना, यहां नीचे कितना आ जाएगा 6.5 है ना, तो 5 एकम 5 1.3, तो ये आ गया, डेसिमल से डेसिमल हटा दो 9/13, और ऊपर बचा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻, और इसको -19 क्यों, सीधा +15 लिख लो, क्योंकि मुझे बताइए 19 और 34 ऊपर जाएगा 34 तो 15 बचेगा, ठीक है, अच्छा 16 निम्मा 128, नहीं 128 तो 16 अट्ठे होता है ना, 16 निम्मा कितना हो गया, 16 निम्मा 144, 1 डेसिबल पहले बचा 13, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा 1 पॉइंट, क्योंकि 13 से थोड़ा सा ही फालतू है, 1.2 इंटू 10⁻15, तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे लिख लो, हो गया, या तो बता कोई परेशानी, कुछ नहीं इन सवालों में, रोड मैप क्लियर होता है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन दिक्कत देती है वो करनी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है आपके पास, है ना वो तो मोल कॉन्सेप्ट में भी तुमने देख लिया, वहां पे भी गंदी गंदी कैलकुलेशन आती है, यहाँ पे भी आती है ये वाला देखो, 16 वोल्ट का बल्ब है और लैम्डा है उसका 310 नैनोमीटर, इस बार 12400 ने लेके क्या लेंगे 1240, ठीक है, और जितने भी यहां से फोटोन आ रहे हैं 16 वोल्ट से फोटोन आएंगे ना, तो जितने भी फोटोन आए सभी के सभी किसको स्ट्राइक कर रहे हैं, एक मेटल को स्ट्राइक कर रहे हैं जिसका फंक्शन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ 50% ही क्या कर पाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, तो जैसे मान लो 100 फोटोन आए तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 50, ये मतलब है उसका, तो वही फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना बह जाएगा और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये निकालना है, ठीक है, तो सवाल तो आसान ही है बट अच्छा सवाल है, तो एक्चुअल में उसने प्रैक्टिकल चीज पूछ ली, उसने क्या पूछा है करंट कितना बनेगा, असलियत में उसने सोलर पैनल बना दिया है और उससे पूछा है करंट कितना बहेगा,
ये एक्चुअल सवाल, ठीक है। इसको चाहे तो पैराग्राफ में कन्वर्ट किया जा सकता है कि सोलर पैनल है फला फला इतना, और एरिया और जोड़ा जा सकता है इंटेंसिटी के तहत। तो अगर तुम्हें बेसिक फंडेबाजी पता हो तो तुम्हें पता है कि ये सवाल कैसा कैसा रूप ले सकता है ना, यहां से 100 चीजें निकल सकती है। तो क्या अभी तो हम ये वाला सवाल कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें आइडिया लग जाएगा काफी ज्यादा। 16 वोट है, लिख लिया 16 वोट बराबर, मुझे क्या लिखना है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, और एच सी वाई लैम्डा इस बार क्या लिखेंगे 1240, क्यों, क्योंकि इस बार नैनोमीटर में है, एंगस्ट्रॉम में नहीं है चीजें। अच्छा, और मेरा एक और फर्ज बनता है क्या लिखना, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस, ठीक है। 0 से 0 गया 31 चौक 124, 4 से 4, तो n किसके बराबर आ गया, n आ गया 4/1.6 इंटू 10⁻19 प्लस का। ये जो मैंने निकाला है पर सेकंड आया, क्योंकि कैपिटल एन नहीं है, छोटा एन है। यह नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट टाइम, और वो टाइम क्या लिया मैंने 1 सेकंड, तो ये किसमें आए, पर सेकंड में आए, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है इसकी 50%, तो मतलब इतने आए हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट सेकंड, या पर सेकंड ही बोल सकते हो तुम इसको, पर सेकंड इस इसका आधा, तो कितना हो जाएगा 2/1.6 इंटू 10⁻19 पर सेकंड। कोई परेशानी यहां तक, ये कैलकुलेशन में अभी नहीं कर रहा, बाद में देखेंगे, क्या पता कुछ कर दिया जाए अच्छा सा, है ना, तो लास्ट में देखेंगे इसको। हाँ हाँ, और वो रूल बता रखा है मैंने, क्या मैंने नहीं बताया कभी तुम्हें जीवन में कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है एक टाइम पे, बता रखा है ना रूल, ठीक है। अब आगे करते हैं, उसने करंट पूछा है, हमें पता है करंट होता है सिंपल सिंपल Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम, इसीलिए मैंने यहां पे छोटा एन रख रखा है, समझ आया। मैं जब यहां पे कैपिटल एन लिखूंगा तो कैपिटल N/T ही क्या बन जाएगा, छोटू एन, आई बात समझ। तो चार्ज लिख रहे हैं हम, चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन है, इसकी मल्टीप्लाई से कर दो, उतना ही चार्ज बन जाएगा। तो मुझे बताओ 2/1.6 इंटू 10⁻19 इंटू ई, क्या ये चार्ज आ गया, बताओ कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसको इसको एन बोल दूं तो एन भी कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, बट ये पर सेकंड नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 सेकंड में टोटल इतने आ चुके हैं, ये तो है पर सेकंड, और ये 1 सेकंड में कितने निकल चुके, है ना, ये पर यूनिट टाइम है और ये पर यूनिट टाइम नहीं है। तो अगर मैं इस कैपिटल एन को यहां रख दूंगा, इस कैपिटल एन को यहां रख दूंगा, और ऑलरेडी डिवाइड बाय टी है, तो ये क्या बन जाएगा, छोटू एन, और इसीलिए वो छोटू एन मैंने यहां लिख दिया है, ये छोटू एन ही क्या बना है ये। तो समझ में आ गए, 2-3 स्टेप लिख के दिखाऊं पूरे के पूरे, समझ आया ना चार्ज ये क्या कहां से बना। तो Q इक्वल्स टू बेसिकली एन ही होता है, Q इक्वल्स टू कैपिटल एन ई होता है, तो एन ई डिवाइडेड बाई टी, तो ये क्या आ गया एन ई, ये आ गया करंट, बताओ कोई परेशानी, और यही मैंने यहां पर रख दिया उठा के, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, ये जो करंट आएगा, ये करंट किसमें निकलेगा, ये करंट एसआई यूनिट में तो नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब होती है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब होती है। अच्छा, यहां मैं क्या लेके चलाऊं, जूल, यहां क्या लेके चलाऊं, जूल, हाँ कैसे पता, हाँ हम्म हम्म हम्म, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देते हो आप, समझना सीखना। यहां जब मैंने 1.6 × 10⁻19 की मल्टीप्लाई करी है, क्या बना, जूल बन गया। अच्छा, यहां जो तुमने रखा है उसकी यूनिट क्या है, जूल से निकली हुई यूनिट है, जूल से निकली हुई यूनिट है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी में हम किस हिसाब से बात करते हैं, हम सारी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से, सारी बात किसके हिसाब से करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। अब सुनते रहना, अगर मैं सारी बातें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से करता हूं, तो यहां मैं जूल यूज करूंगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करूंगा, और क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं वो भी समझ लेना, या फिर सारी बातें छोड़ो, अगर तुम इसको सुलझाओ तो ये अगर तुम बोल दो कि कूलम्ब पर यूनिट टाइम है, कूलम्ब पर सेकंड है, तो यही एम्पियर बनेगा, इतना करंट पॉसिबल है क्या एम्पियर में, 1.6 × 10⁻19 रखनी पड़ेगी। तो ये जो ई रखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19। अब सुनना ध्यान से,
इस ई से ये और ये दोनों खत्म हो जाएंगे और आंसर 2 एम्पियर आ जाएगा। तू ही तो कह रहा था, तू ही तो कह रहा था, और कौन कह रहा था? ठीक है। तो कभी भी अगर तुम इसको ई में छोड़ो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है, जूल पर सेकंड ना करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो भी आंसर यही आ जाएगा। अगर एम्पियर में निकालोगे तो तुम्हें उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा मान लो कि इस ई की ही वैल्यू रख दो। इसी की वैल्यू हमें पता है। तुझे नहीं आ रहा कुछ समझ? तुझे आया समझ? इसका डाउट क्लियर कर दे फिर। इसका डाउट है कि टाइम पीरियड कहां गायब कर दिया मैंने। अब देख लो, सामने देख। जो समझना है बताते रहिए, है ना। हम्म। अरे अब कैसे आ गया? ठीक है, और कोई डाउट किसी को? पक्का? अच्छा, फिर निकाल ली थी हमें म्यू नोट। ये कैसे आएगा? वह फंक्शन पता है, दिक्कत ही क्या है। तो म्यू नोट बराबर एच सी कितना लो यहाँ, 12,400 डिवाइडेड बाय, अरे 1.5, कहाँ से आया वो सब। और यहाँ कितना 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19, और नीचे कितना 6.6 इंटू टेन पावर माइनस 34। तो वही 200, वही पिछले वाला कॉपी हो जाएगा ना। कर तो रखिए कैलकुलेशन, 12 इंटू टेन पावर 14। कोई दिक्कत? अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ उसने पूछा है फोटो सेंसिटिविटी, फोटो इंटेंसिटी, सॉरी फोटो इंटेंसिटी वर्सेस आई। अब सुनना ध्यान से, ऐसे नहीं बना पाओगे तुम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हें एक्सपेरिमेंट तो याद है कहानी की तरह, और जितना मैंने फिजिक्स में बता दिया वो भी याद है, और जितना यहाँ बता दिया वो भी याद है। अगर वो दोनों चीजें याद है तुम्हें यहाँ और वहां की, तो फोटो सेंसिटिविटी अगर मुझे निकालना हो तो फोटो सेंसिटिविटी सीधा सीधा आ जाएगा नंबर छोटा एन डिवाइडेड बाय एरिया। क्या नंबर डेंसिटी आ गई, या फिर नंबर इंटेंसिटी आ गई, नंबर इंटेंसिटी आ गई। और इसी ये एन क्या है, कैपिटल एन बाय टी, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज फोटो इंटेंसिटी। कोई परेशानी? और अगर पावर पूछता तो एन इंटू एनर्जी, और अगर इंटेंसिटी पूछता सिर्फ इंटेंसिटी, फोटो इंटेंसिटी नहीं, तो पावर डिवाइडेड बाय एरिया, तो एन इंटू एच सी बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। सही है। अगर वो तुमसे नॉर्मल इंटेंसिटी पूछे तो वो पावर डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा, और ये एन एच सी बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा, मतलब एन बाय टी एच सी बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन एच सी बाय टी लैम्डा ए। ठीक है। अब ये फोटो इंटेंसिटी वर्सेस आई देखते हैं, है ना। उसमें थोड़ा सा हमें थ्योरेटिकली एंटर करना पड़ेगा चीजों में। कैसे समझना, ये जिस करंट की बात कर रहा है वो करंट तो आएगा सर्किट में, वो करंट आएगा। और ये जो फोटो इंटेंसिटी है ये भी तो नंबर ऑफ फोटोन है जो बह रहे होंगे या आ रहे होंगे, जो करंट बना रहे होंगे, जो करंट बना रहे होंगे। और किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल में मुझे करंट तब बहता हुआ दिखाई देगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और वो वायर में कलेक्ट हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और वायर में कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है वो। ये कब ऑब्जर्व होगा, जब जो एनर्जी इंसिडेंट आई फोटोन की वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो या वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। डायरेक्ट बात करो ना, जो इंसिडेंट फोटोन आया उसके पास जो एनर्जी है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, मेटल के वर्क फंक्शन से। तो ऐसा भी तो बोल सकता है आसान भाषा में कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर लेके आ रहा है वो तो बाहर फेंक देगा। तो मुझे बताओ ये वाला करंट भी मुझे कब ऑब्जर्व होगा, जब आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, तभी तो ये आई ऑब्जर्व होगा। तब की बात है। ठीक है। तो यहां क्या अपलोड करेंगे हम, फोटो इंटेंसिटी, बोले तो ये वाली चीज।
एन टी ए, बस टी ए डिवाइड में है, ठीक है। अच्छा, और यहां क्या प्लॉट करने वाले हैं, एक्चुअल करंट जो मुझे दिखेगा, जो बहेगा वायर में, है ना। अब फोटोन ही अगर कोई नहीं आया, ध्यान से सुनना, बैटरी नहीं लगाई है मैंने अभी, अभी बैटरी नहीं लगाई, कोई बैटरी नहीं लगी हुई, बस करंट कलेक्ट कर रहे हैं। बिना बैटरी के भी क्या करंट बहेगा, क्यों बहेगा करंट बिना बैटरी के, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो पक्की बात है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, और उसके अगर कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन दौड़ जाएगा, करंट बह जाएगा। और वो करंट कौन सा करंट होगा, हमारा नॉर्मल करंट नहीं होगा, कौन सा करंट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नॉर्मल करंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसने बनाया, फोटोन ने बनाया, बैटरी ने नहीं बनाया। अगर इसी पॉइंट पे मैं बोल दूं कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से बड़ी है या बराबर है, ये काम इसी पॉइंट पे हो चुका है, तो क्या अब मुझे तुरंत ही ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मैं फोटो इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ाऊंगा, तो क्या नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, तो क्या ये भी आ जाएगा। और ये दोनों कैसे बढ़ेंगे, जितना ये बढ़ाओगे उतना ये बढ़ेगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बढ़ेंगे। ये कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, मतलब समझा सकते हो इसका, बोलो। इस बार वहां कंडीशन आई है इसकी, मतलब इससे पहले क्या था, मेरा म्यू छोटा था, तो जो मेरे इंसिडेंट फोटो आए थे उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी नहीं, तो बाहर भी नहीं आए, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, बट फॉलिंग इंटेंसिटी जीरो नहीं थी। इसका मतलब यहां जो मैं शुरुआत से ही लाइट यूज कर रहा हूं, उस लाइट का एक एक फोटोन थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेके आ रहा है। क्लियर हुआ। और ये एक और चीज है, अगर मैं यहां पे टाइम प्लॉट करता तो टाइम प्लॉट करने के बाद यहां यहीं से ग्राफ शुरू होता, गारंटी नहीं, उसका मतलब कुछ और है, उसका मतलब फिजिक्स में पढ़ाऊंगा मैं, बस अभी थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देके छोड़ देता हूं। अगर मैं यहाँ टाइम प्लॉट करता, अब कुछ ही होता रहे, जिस दिन मेरा फोटोन, जिस दिन मेरा करंट बनना शुरू होगा, जिस दिन मेरा करंट बनना शुरू होगा, तो तभी तो टाइम नोट शुरू करेगी ना। ऐसा थोड़ी ना करंट आ नहीं रहा, टाइम चले जा रहा है, टाइम स्टॉप वॉच कब शुरू करेंगे, तो t इक्वल टू 0 पे आई 0 है, t इक्वल टू 0.00000000001 माइक्रो सेकंड में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, करंट भी बाहर आ जाएगा। ये भी ग्राफ ऐसा ही बनता है। और ये ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं बन सकता, ये ग्राफ हमेशा ही ऐसा बनेगा, यहीं से शुरू होगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। या तो बाहर आएगा, खटाक से बाहर आएगा सीधे टेलीपोर्ट करके, या बाहर ही नहीं आएगा सदैव जीवन। समझ आया, नहीं आया तो फिजिक्स में बताऊंगा, ठीक है। ये डिफाई करता है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन फेनोमेना, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इंस्टेंटेनियस फेनोमेना, तो नो स्टोरेज नो बफरिंग इज देयर। जब कोई स्टोरेज, जब कोई बफरिंग ही नहीं है, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन का फेनोमेना कहां से आगे बात हो, एवरेज इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। बताऊंगा वहां पे कुछ फंडेबाजी है, वो वहीं पे अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अभी तो तुम इतना इतना याद रखो, ये हटाओ, बाद में देखेंगे लेटर। किसी सोर्स की नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा दे, 5000 वोल्ट का बल्ब है, 6000 वोल्ट का लगा दे, नहीं नहीं, सोर्स बदल जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते, ठीक है। वोल्टेज मुझे क्या बताता है, वोल्टेज मतलब पावर मुझे क्या बताता है, इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी इनटू एरिया, पावर आ गई, ठीक है। तो अगर तुम पावर बढ़ा रहे हो, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फॉलिंग पार्टिकल ऑन यूनिट एरिया बढ़ जाएंगे, बट यूनिट एरिया पे पर सेकंड एनर्जी नहीं बढ़ेगी। पर सेकंड क्या बढ़ा, पार्टिकल, पर सेकंड क्या नहीं बढ़ा, एनर्जी। एनर्जी पर सेकंड कब बढ़ेगी, जब फोटोन ही चेंज कर दोगे, ठीक है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी बदलने पे होगा वो। लाइट की, हाँ हाँ, हाँ इसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि जो भी तेरे पास सोर्स आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज, वो बदलती है क्या कभी, जब फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है तो सिर्फ वोल्टेज बदल सकते हैं, ठीक है। तो चीजें हैं, प्रैक्टिकल रिलेट करोगे अच्छे से समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब दूसरा ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो ये भी प्लॉट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहां होगी और फ्रीक्वेंसी यहां होगी। अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे पहले चाहिए इक्वेशन, किस किस के बीच, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच, किस किस के बीच चाहिए,
और तुम्हें पता है आइंस्टाइन बता के मारा था कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, टोटल माइनस वर्क फंक्शन, टोटल माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाइव। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, तो इसको फाइव को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एच म्यू नॉट। तो ध्यान से देखो, ये ऐसे लिखा हुआ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस सी। देखो c क्या है मेरा, एच म्यू नॉट। कोई परेशानी? या फिर ऐसा कर लो कि इसको प्लस सी ही लिखो, और c क्या है मेरा, माइनस एच म्यू नॉट। सही है। म्यू क्या है, x, h क्या है, स्लोप m, और y एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। देखो अपलोड कर लोगे तो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहां पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो लाइन ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, पहला कि दूसरा? पहला बनेगा। इंटरसेप्ट नेगेटिव है पॉजिटिव है? वाई एक्सिस पे होगा या एक्स एक्सिस पे होगा इंटरसेप्ट? वाई की इक्वेशन लिख रहे हैं तो वाई का इंटरसेप्ट बनेगा। तो क्या मेरा ग्राफ यहां से ऐसे चलेगा, स्लोप देखो पॉजिटिव है, और ये इंटरसेप्ट कितना, माइनस एच म्यू नॉट। तुम जानते हो कि यहां से यहां तक आने पे एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इससे नीचे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव या जीरो है। ये है ना काइनेटिक एनर्जी के वाई एक्सिस पे कौन है, काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। और यहां काइनेटिक एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो नहीं होती। तो इसका मतलब ये पक्की बात है वर्क फंक्शन रहा होगा। टोटल एनर्जी आई, सुनते रहना, टोटल एनर्जी आई, इतनी खपत किस में होगी, वर्क फंक्शन में। इसके बाद जो बच गया वो किस में यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी में। आई बात समझ? ठीक है। ये थीटा, ये वाला पॉइंट होगा म्यू बराबर म्यू नोट का, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इस पॉइंट के बाद पैदा होगी ना, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के बाद पैदा होगी। तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होने पे इधर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी किससे बड़ी हो जाएगी, थ्रेशोल्ड से, और इधर फ्रीक्वेंसी किससे छोटी होगी, थ्रेशोल्ड से। तो इससे इधर इधर जब तक मेरी फ्रीक्वेंसी रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, देख भी रहे हो तुम, वर्क फंक्शन में जाएगी सारी एनर्जी। और जैसे ही मेरी फ्रीक्वेंसी इस म्यू नोट से बड़ी हो जाएगी, अब वर्क फंक्शन से फालतू कुछ एनर्जी बचेगी जो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, देख भी रहे हो तुम। कोई परेशानी? पक्का? तो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है अपना। बनाओ कोई दिक्कत या तो कोई परेशानी? और किसी एक पॉइंट पे जाके मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाएगी। कोई परेशानी? वैसे हर ग्राफ के लिए तो अलग अलग होगा, कई मैक्स, और कई मैक्स स्पेसिफिकली कंडीशन में ही प्रोड्यूस करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पता नहीं भाई, चला तो 24 में रखा। नहीं कर रहा? हाँ तो फिर से कुछ दिक्कत आ गई होगी। यहाँ बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? पक्का कुछ नहीं पूछना? ठीक है। तो ये किस किसका ग्राफ बन गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अब एक और ग्राफ बनाना है, आई वर्सेस म्यू नोट। तो आई वर्सेस म्यू नोट का ग्राफ देख लेते हैं। वैसे आई वर्सेस म्यू को देखना चाहिए मुझे। आई और म्यू के बीच में मेरा कोई रिलेशन तो है नहीं ऐसा कुछ खास, है ना। तो इसको तो समझ के साथ बनाना पड़ेगा। इधर ऐसे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और ऊपर जाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। अब मजे की बात यह है, करंट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो मेरे पास ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो ज्यादा तेज दौड़ेगा। कम टाइम में ज्यादा तेज दौड़ेगा तो भी करंट ज्यादा बनेगा। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अगर तुमने फोटोन बढ़ा दिए, इंसिडेंट फोटोन बढ़ा दिए, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। बेशक सबकी एनर्जी कम होगी, बट ज्यादा इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ने से भी करंट बढ़ता है। तो दोनों ही केस में मेरा चाहे इंटेंसिटी बढ़ा लो चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, करंट तो बढ़ता ही बढ़ता है। कोई परेशानी इसमें? ठीक है। अब मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच का रिलेशन। इंटेंसिटी का तो मुझे पता ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बना चुके हैं। अगर यहाँ इंटेंसिटी प्लॉट कर दूं और यहाँ करंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा वो, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का खेल थोड़ा सा टेढ़ा है। थोड़ा सा टेढ़ा कैसे, ऐसे समझना ध्यान से। जब तक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते म्यू नॉट नहीं हो जाती, तब तक मुझे कोई करंट नहीं दिखेगा। समझ आया? जैसे ही फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट होगी, जैसे ही फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट होगी, तुरंत मुझे एक करंट दिखेगा। इस ग्राफ को समझाता हूं वो बुआ क्या है, समझना। इस पॉइंट पे मुझे क्या वैल्यू मिली करंट की,
मैक्सिमम नहीं है I1। ठीक है, अब चीजें समझना, जितना गौर से सुनोगे उतनी जल्दी समझ में आ जाएगी, मुझे बार बार 100-200 बार नहीं बोलना पड़ेगा चाचा पे करके। तो फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ सुनना। म्यू बराबर म्यू नोट पे फ्रीक्वेंसी फिक्स करी और थोड़ी देर यही फ्रीक्वेंसी रखी, तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। जब तक बढ़ेगा जब तक सैचुरेट नहीं हो जाता। अब इसको ऐसा समझो कि मान लो 100 फोटोन आए और 100 के 100 फोटोन किस फ्रीक्वेंसी के थे? म्यू1 फ्रीक्वेंसी के थे। किस फ्रीक्वेंसी के थे? म्यू1 फ्रीक्वेंसी के थे। वो जो म्यू1 फ्रीक्वेंसी है, वो जो म्यू1 फ्रीक्वेंसी है, उस पे 50 फोटोन बाहर आ सकते थे बस। कितने फोटोन बाहर आ सकते थे? तो जब 100 फोटोन इंसिडेंट हुए तो 50 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। 100 फोटोन इंसिडेंट हुए तो 50 इलेक्ट्रॉन बाहर आए फॉर फ्रीक्वेंसी म्यू1। उससे ज्यादा आ नहीं सकते, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो अब हर बार कितने ही आते रहेंगे? 50। हर बार 50 आएंगे। तो पहले ऐसा होगा ना, 5 आए, फिर 10 आए, फिर 20 आए, फिर 30 आए, फिर 50 आए, ऐसे करके बढ़ा होगा। देखा मैक्सिमम कितने आ सकते थे? अब 50 से बाहर तो नहीं जा सकते ना वो, क्योंकि इसकी लिमिट आ गई। उसे बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं उसे? सैचुरेशन। अब उससे ज्यादा फोटोन बाहर, सॉरी, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते। अगर म्यू1 फ्रीक्वेंसी के 100 फोटोन गिरते हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं? 50। अब वो 50 से बाहर तो नहीं जाएंगे ना। तो इस पॉइंट पे क्या अचीव हो चुका है? 50 फोटोन बाहर हो चुके हैं। अगली बार भी कितने ही आएंगे? 50। उससे अगली बार भी कितने ही आएंगे? 50। उससे अगली बार भी कितने ही आएंगे? 50। तो क्या इंटेंसिटी फिक्स हो चुकी है? इंटेंसिटी फिक्स हो चुकी है। अगर इंटेंसिटी फिक्स हो चुकी है, सुनते रहना, अगर इंटेंसिटी फिक्स हो चुकी है तो करंट भी तो सैचुरेट हो जाएगा। तो इनिशियली करंट बढ़ा 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 जब तक सैचुरेट नहीं हो गया। करंट बढ़ा जब तक, और एक बार सैचुरेशन आ जाए फिर तुम फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ाते रहो फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ाते रहो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसकी औकात ही कितनी थी? 50 उगलने की थी। औकात कितनी थी उसकी? ये बिल्कुल वैसे ही है कि 1 लीटर की बोतल है और तुम उसमें 2 लीटर पानी भरना चाह रहे हो, तो 2 क्या तुम 100 भर लो, आएगा तो 1 लीटर ही उसमें। तो एक जो फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसका कोई वर्क फंक्शन होता है, उस वर्क फंक्शन को तुमने सफिक्स कर दिया और उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते थे, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। आप फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कुछ भी चेंज करते रहो, तुम्हें जब तक मटेरियल नहीं बदलोगे तब तक। समझ आया? हाँ। फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी का कोई लेने देना नहीं होता, ये तो समझा समझा के मर गया हूं मैं तुम्हें। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का क्या लेने देना है भाई? 2-2 घंटे ही पढ़ाया मैंने तुम्हें, 2-2 क्लास। असर नहीं हुआ पानी का? शाबाश। कैसे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर क्यों बढ़ जाएगा? 2 घंटे पिछली क्लास में समझाया और फिर उससे पिछली क्लास में 2 घंटे सेम चीज समझाई। मैं मर गया था तुम्हें समझा समझा के कि यहाँ याद आया 1 मिलियन फोटोन लिए, यहाँ एक 1 मिलियन फोटोन लिए, काइनेटिक एनर्जी इतनी लगाई, होल्ड करवा दिया, मैक्सिमम वाले को रोक लिया, सब रुक गए। इंटेंसिटी का मतलब क्या था? सारी चीजें बताई तो थी। दोबारा सुन लो, 2 ही मिनट में बता रहा हूं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बदलता हूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी, निकले हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा। अगर तुम क्या बढ़ा दोगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या इंटेंसिटी बढ़ सकती है? इसीलिए देख सेम रही, यह इंटेंसिटी। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ेगी? नहीं नहीं, ये पूरा करंट सैचुरेट हो गया, करंट इससे ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स हो चुकी है। इंटेंसिटी फिक्स हो चुकी है। हाँ बता। हाँ, तब इंटेंसिटी बदलेगी और वो सेम फ्रीक्वेंसी पे भी किया जा सकता है काम, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम फ्रीक्वेंसी अलग अलग रख दो तो इंटेंसिटी सेम रह सकती है, और अगर तुम इंटेंसिटी अलग अलग कर दो तो फ्रीक्वेंसी सेम रह सकती है। दोनों में कोई लेना देना नहीं आपसे।
आई बात समझ? ठीक है। यही अगर दूसरे मटेरियल के लिए प्लॉट करता तो दूसरे मटेरियल के लिए ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, और दूसरे मटेरियल का सैचुरेशन करंट I2 होता। इसका मतलब ये ज्यादा फोटोसेंसिटिव होता और ये कम फोटोसेंसिटिव है, तो ये मटेरियल लेस फोटोसेंसिटिव और ये मोर फोटोसेंसिटिव। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है इसी फ्रीक्वेंसी पे, ये कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उसी फ्रीक्वेंसी पे। ये कब बदला? जब मटेरियल बदल दिया। तो ये मटेरियल 1, ये मटेरियल 2। शायद तुम्हें याद हो मैंने कहा था कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हारी कैपेबिलिटी 2 घंटे तक याद रखने की है उसे, उसके बाद तुम हक देते हो उसमें लिटरली। तो मैंने कहा था उसको लिख लेना, नोट्स बना लेना चुपचाप सुन के जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि लिखवा कम रहा हूँ, या तो तुम मेरे से लिखवा ही लेते, क्योंकि हर क्लास में ऐसे तुम मजीदा कर करके आधा आधा घंटा डिले करवाओगे, उससे बढ़िया मैं लिखवा ही ना देता अपना खुद का आधा घंटा लगा के उसी क्लास में। तो जो कहता हूँ वो मान लिया करो, तुम मानते ही नहीं हो भाई साहब, पेपर सर पे है तुम्हें कुछ मानना नहीं है। किसी ने नहीं बनाए होंगे तुमने। अच्छा अपने तीनों ये वाले ग्राफ पूरे हो चुके हैं। ये क्वेश्चन है अब। क्वेश्चन कह रहा है ये वी नोट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है? कोई ऐसे इसको ना पता हो स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन से वाले लेक्चर में मिस किया था? कोई तो मिस ही किया होगा ना, उससे पहले भी बताया मैंने। स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है। हाँ याद आ गया, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है। ये लाइन किसको डिनोट करती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को। ये लाइन किसको डिनोट करती है? फ्रीक्वेंसी को। और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है? 10 पावर 14 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 × 10 पावर 14, ये क्या है? 2 × 10 पावर 14, ऐसा करके चलेगी, ठीक है। हाँ मुझे वर्क फंक्शन और h/e निकालना है। यहां से यहां तक कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही है, तो इसके बाद ही बाहर आएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा उसने पूछा h/e, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मुझे वी नोट और म्यू को रिलेट करना पड़ेगा। तो मीन इसको इन दोनों को कैसे रिलेट करते हैं? इन दोनों को ऐसे रिलेट करते हैं, के ई मैक्सिमम क्या लिखा जाता है? एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। कोई परेशानी? इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को जो जीरो बना दे वही क्या है? ई वी नोट। और वी नोट क्या है यहाँ? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नोट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ कोई परेशानी? क्लियर? तो ये फिर से तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मैं वी नोट बराबर h/e म्यू माइनस h म्यू नोट बाई ई लिख दूं, तो यहां पे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में c की वैल्यू क्या है? माइनस h म्यू नोट बाई ई, m की वैल्यू क्या है? h/e, जो खुद किसके बराबर होती है? tan थीटा। कोई दिक्कत? और x कौन है? फ्रीक्वेंसी। और वी नोट क्या है? y। क्या मैच हो गया सब कुछ? कोई परेशानी? वहां पे इस h की और e की वैल्यू रख के आंसर मत निकाल के आना, चेक भी नहीं करेगा कोई, सीधा काटेगा। क्योंकि उसने ग्राफ दिया है। इस मैंने कहा था कि ये जितनी भी वैल्यूज मैं लिखवा रहा हूं स्टैंडर्ड वैल्यूज तब यूज करोगे जब ना दियो, बट उसने ग्राफ दे दिया है, तो यहाँ का tan थीटा जो आएगा वो h/e आएगा। ऐसे यहाँ पे मुंह फाड़ के मत बोल देना कि ये तो 6.6 10 पावर -34 देने वाला सवाल पागल है। 1.6 × 10 पावर -19 ये तो हमें याद है, 10⁻15 और 1.6 और ये 66 है, तो इसको 64 मान लेते हैं, 6.4 मान लेते हैं, तो लगभग कितना आ जाएगा ये? 4। मजा आ गया। बताओ फ्री के नंबर गलत है? समझ आया? तो tan थीटा निकालेंगे, ये रहा थीटा। ये y एक्सिस कितना? 1.656, तो tan थीटो बराबर 1.656 किसमें है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइडेड बाय ये बताओ कितना आएगा? 4। अरे 5 कहां से आ गया? ये है 5, गिनती ही भूल गए हो, नंबर लाइन नहीं आती क्या पढ़नी? ये कितना? अब ये 4, ये कितना? तो ये कितना? शाबाश, ये तो हालत है अपनी। आ गया? इसे काट लो 4 से, जो भी आता हो। तो 4 से है। अच्छा ये जो आंसर आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, नीचे ऐसा ही है, ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेरा परम धर्म क्या बनता है? इंटू 10 की पावर नीचे क्या आ जाएगा? 14। ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी उस ऑर्डर की है ना।
और ऊपर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, 1.6 इंटू, तो इसको हटा के क्या कर सकते हो तुम 1.6 इंटू 10⁻19 और यहाँ क्या लिख दोगे जूल, तो जूल पर हर्ट्ज आ जाएगा, कोई परेशानी। और जूल पर हर्ट्ज ही क्या होता है, जूल सेकेंड, कोई परेशानी। तो इसको सुलझा लेते हैं भाई साहब, ये आ गया 4.4, सही है। ये ऊपर जाएगा -14, तो -14 बहुत बुरी वैल्यू आ रही है ना, इतना ही रहने देते हैं, है ना। और या फिर एक काम करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखें, तो कितना आ जाएगा ये, जो भी आएगा देख लेना, है ना। अच्छा एच भाई यहां से तुम्हारा आ जाएगा, जो भी आएगा निकाल लोगे तुम। फिर उसने पूछा है क्या, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, एच म्यू नॉट, कोई परेशानी। म्यू नॉट कितना है, 1 इंटू 10⁻15, सॉरी 14, और h कितना है, यहां से देखो h निकाल सकते हो तुम। मुझे बताओ h बाय ई किसके बराबर आया, डब्बा, कौन है डब्बा, ये है डब्बा, तो h किसके बराबर आ गया, डब्बा ई, रख दो यहां डब्बा ई, ये आ गया आंसर, कोई परेशानी, पक्का हो जाएंगे ऐसे सवाल भी, ओके बस यही थे। यहां तक बताओ, कोई परेशानी किसी को। अच्छा हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट कहां तक कर लिए थे, ये तो बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था, और ठीक है, हाँ तो फिर ठीक है, अब बोर शुरू करते हैं। वो तो हो गया था ना रदरफोर्ड, यहाँ पे बोर शुरू करना था। तो अब मुझे ये बताओ, बोर के दो पोस्टुलेट में बहुत सही तरीके से फिजिक्स में, यहाँ तो उतनी डिटेल में है भी नहीं वो, शुरुआत के दो पोस्टुलेट स्किप कर दूं, ठीक है, क्योंकि मैं वहां करा चुका हूँ, टाइम भी तो बचाना है। सेम ही चीज यहाँ बकूंगा, तुम्हें तो मजा आएगा, मेरा तो टाइम खराब हो जाएगा। उतना नहीं है यहाँ पे, सिंपल है बस यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट और कंजर्व रहता है, और वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है, बस इससे फालतू कुछ ही नहीं है, ठीक है। अच्छा तीसरे पोस्टुलेट यहाँ पे क्या बोलता है, सीधे तीसरे पोस्टुलेट शुरू करते हैं अपन, है ना। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है बोर का, इससे पहले का कर लोगे ना, करके लोगे, कराया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट बहुत अच्छे से फिजिक्स में हो चुका है, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट यहाँ पे करा रहा हूँ फिजिक्स में, फिर ठीक ठाक पढ़ा दूंगा, फिर जब फिजिक्स में पढ़ाऊंगा फिर से यहाँ यूज कर लूंगा, फिर यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो जो चीजें कॉमन है वो तो स्किप करूंगा ना कम से कम, ठीक है। तो थर्ड पोस्टुलेट देखो, थर्ड पोस्टुलेट में ये होता है कि अगर ये कोई न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ऐसे कितने हो सकते हैं, दुनिया भर के इनफाइनाइट हो सकते हैं। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी कर रहा था, इसने एनर्जी रिसीव कर ली, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी एब्जॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के 100 तरीके हैं, कितने तरीके, 3 तरीके हैं, बट वो 100 तरीके से दिए जा सकते हैं, है ना। अच्छा तुमने सुना है कभी इलेक्ट्रॉन गन नाम की कोई चीज सुनी है, क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं प्यों 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 करके, तो अरे वाह क्या समझ है, क्या समझ, ये वो वाले नहीं, तो जो आयरन मैन और वो स्टीव रोजर्स, वो कैप्टन अमेरिका, वो लीवर खींचने जाता है ऊपर इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो बोर्ड खोलता है आयरन मैन, उससे पूछता है कि कुछ समझ में आ रहा है, कह रहा हाँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ बिजली पे कुछ ऑपरेट हो रहा है, बढ़िया समझ, वही वाली समझ है एकदम, शाबाश। तो ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी, किसी भी तरीके से अब्सॉर्ब कर सकता है, हीट के फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन गन, बहुत सारी चीजें होती है। इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली OCR होता है, ये CRO बोल लो, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। पुराने जमाने के टीवी देखे जिन पे ऐसे एक गोल गोल स्क्रीन होती थी, अब मोटे, अरे मोटे पेट वाले फ्लैट भी होते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी स्क्रीन ही गोल होती थी। और पहले बल्ब भी ध्यान देखो, ध्यान से देखो, अगर तुम बहुत पुराने जमाने के बल्ब देखो तो वो भी गोल नहीं होते थे, वो ऐसे होते थे, ऊपर से ऐसे फ्लास्क जैसे और नीचे से ऐसा हल्का सा कर्व होता था, बस इस शेप के होते थे। इस शेप के होते थे, कुछ कुछ इस टाइप के होते थे, बहुत पुराने जमाने के बल्ब। तो इस बल्ब पे यहां मान लो मैंने कैल्शियम जैसा कोई पदार्थ यूज कर लिया जो यहां चिपक गया, प्लास्टर टाइप, तो प्लास्टर टाइप यहां पे इसकी स्क्रीन आ गई, और फिर प्लास्टर उतार दिया तो एक कोटिंग रह जाती है उसकी, ठीक है। यहां मैंने एक प्लेट लगाई, यहां मैंने एक प्लेट लगाई, अब ये प्लेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट करती है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपनी मर्जी से नहीं जा पाएगा, मैं उसको गाइड कर पाऊंगा एस्केप वेलोसिटी के तहत। तो या तो वो एक वर्टिकल लाइन दे देगा, और अगर मैंने ये ऐसे लगाई होती प्लेट्स
तो वो कैसी लाइन दे देता, हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता। ऐसे मान के चलो सामने से तुम्हें ये ऐसे दिखाई देगा, तो या तो वर्टिकल लाइन देगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देगा। और जिस हिसाब से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करूंगा उस हिसाब से ये जिगजैग बनेंगे, उस हिसाब से ये जिगजैग बनेंगे डिस्टर्ब करने से। ठीक है, ऐसे इनफ प्लेट इकट्ठी कर लो और यहां पे एक ऐसी स्क्रीन कोट करो कि एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ हो जिसके पास तीनों प्राइमरी कलर हो। तीनों प्राइमरी कलर मतलब आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 प्राइमरी कलर यूज कर रहा है वो। तो इस स्क्रीन पे हर इलेक्ट्रॉन के पास 3 प्राइमरी कलर है। अब जिस हिसाब से जो भी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली यहां से करंट देंगे उसको, ये रेजिस्टेंस, ये करंट दिया, यहां मैंने प्लेट लगा रखी है ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाली, तो यहां से इलेक्ट्रॉन शूट होगा और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से एस्केप वेलोसिटी के तहत आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, जहां भेजना चाहते हैं वहां भेज सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी कंट्रोल कर ली तो एनर्जी भी तो कंट्रोल कर ली ना, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो आरजीबी में से बी कलर प्रोड्यूस करेगा, कम है तो रेड, मीडियोकर है तो ग्रीन, और उनके बीच की कहीं है तो इन तीनों कलर को मिक्स करके मैं कोई सा भी कलर बना सकता हूं, इसीलिए इनको प्राइमरी कलर बोला जाता है। जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकना है लिटरली, तो कितनी पोटेंशियल चाहिए इसको, इस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट पोटेंशियल चाहिए, इसीलिए 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। अब तो आती ही नहीं एफिशिएंसी कहां है इसकी, हीट इतना ज्यादा होता है, ऊपर से इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है, इंडक्टर कोई लगती है तो करंट स्टोर हो जाता है। मान लो 2 घंटे टीवी लाइट भाग गई, और लाइट भागने के बाद तुम्हें लगा टीवी तो बंद हो गया, तुम्हें लग रहा था यार टीवी थोड़ा खराब चल रहा था, इसको खोल के ठीक कर लेता हूं, खोल के उसमें हाथ लगाओगे 220 वोल्ट का झटका लगेगा 2 घंटे तक, सीधा एक्सरे है हाथ लगाते ही। तो ऐसे इनफ एक्सिस रख दो, इनफ एक्सिस रखने के बाद हर हर डॉट क्या आरजीबी कलर प्रोड्यूस कर सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक तुम्हें डिस्प्ले जैसा दिखाई देगा जैसे पहले जमाने में दिखाई देता था, तो कलरफुल डिस्प्ले बन जाती थी। इसको बोलते हैं क्या, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से जो रे बन के आ रही है उसी को क्या बोलते हैं, कैथोड रे। तो ये था तुम्हारा CRO, पुराने जमाने में पढ़ाया जाता था केमिस्ट्री वगैरह में, अब नहीं पढ़ाया जाता, बट मैंने निपटा दिया इसको भी, याद आया था निपटा दिया। तो CRO मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्लियर है इसमें कोई परेशानी? तो अगर तुम्हें ऐसे वाला टीवी बनाना हो तो तुम बना सकते हो, और ये इंग्रेडिएंट तुम इजीली इकट्ठे कर भी सकते हो, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, एक्यूरेसी चाहिए, और इसके वेलोसिटी तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये बेसिक टीवी हुआ करता था क्या, हाँ वही सब। तो ऑब्वियसली तुम्हें पता होना चाहिए तुम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपरेट करवाने वाले हो और कितना मैग्नेटिक फील्ड ऑपरेट करवाने वाले हो। ठीक है। अच्छा, इस टीवी को हटा दो, सिर्फ यहां तक इसको रखो, इस प्रिमिटिव स्टेज में रखो इसको। अगर इस प्रिमिटिव स्टेज में रख रहे हो उसको तो ये रडार की तरह भी काम कर सकता है। यही रडार है, रडार होते हैं ना जो ऐसे फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं और जहां भी ऑब्जेक्ट होता है टकरा के वापस आ जाती है, जैसे किसी दूसरी कंट्री का प्लेन एंटर करके हमारे एटमॉस्फेयर में पता लग जाएगा, है ना, पानी में जो दूसरी कंट्री से जहां जा रहा है पता लग जाएगा, इस तरीके से। तो ये किसका काम भी कर सकता है, रडार का काम भी कर सकता है। साउंड वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करो, इसके अंदर से भेजो तो ऐसी जिगजैग पैटर्न दिखाएगा, और जिस हिसाब से जिगजैग पैटर्न दिखाता है उससे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है, सुनार रहे। तो अगर इसको सिर्फ इतना इस स्टेज पर रख दो तो यही क्या है अपना रडार। ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इनको जोड़ोगे और सही लेवल पे काम करोगे तो चीजें उतनी मुश्किल है नहीं। हाँ, उसको कन्वर्ट तो इलेक्ट्रॉन में ही करोगे ना, फिर दोगे तो उसको इलेक्ट्रॉन ही ना, भगाओगे तो इलेक्ट्रॉन को ही, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हें डिस्प्ले देगा वो साउंड वेव थोड़ी दे देगी, वो कौन देगा। और उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रांसपोंडर। क्या यूज करते हैं, ट्रांसपोंडर और ट्रांसड्यूसर। माइक होता है ना, तुम्हारी आवाज एब्जॉर्ब करता है ना, तो जो वो माइक होता है वो आवाज रिसीव करता है, माइन्यूट फ्रीक्वेंसी भी रिसीव करता है। तो उसको, और माइक के तुम्हें पता हो डेसिबल्स होते हैं, एक उसकी लॉग टेबल होती है डेसिबल की जिसपे ऑपरेट करता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, नॉइस के वगैरह ये सब चीजें। तो तुम उस हिसाब से उसको ऑपरेट करो कि इस मैनर की तुझे नॉइस पकड़नी है, इस रेंज का तुझे डेसिबल पकड़ना है, ताकि वो तुम्हारी बोलने वाली फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड ना करके किस फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करे, जो ऑब्जेक्ट से टकरा के आए। तो वेवलेंथ बड़ी रखो, सब अचीव किया जा सकता है। तुम्हें बेसिक फंडे तो बताओ पहले। अब जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, और कल को तुम बीटेक पढ़ते हो और कल को तुम्हें कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो या फिर थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हो, तुम्हें सब समझ आएगा, तुम्हें लगेगा सब कुछ पहले से पढ़ रखा है, बस आज रिलेट कर रहे हो और थोड़े अच्छे लेवल पे प्रैक्टिकली। बट पता तो वो चीजें रिलेट हो। अब हर एक चैप्टर तुम ऐसे गोली बना बना के बांध के और पी जाओगे, और एक एक गोली अलग अलग पेट में जाएगी और तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कौन से चैप्टर क्यों पढ़ लिया, तो क्या ही फायदा, मत ही पढ़ो। खैर, इसको अलग रखना,
ये तो कुछ सिलेबस में है भी नहीं ऐसा कुछ। हाँ, घुंटी की तरह पिला दो है। हाँ, तो ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एक्साइट हो गया, यह आदमी सीधा यहां गया, अरे तू नहीं, बहुत बदतमीज है, यहां गया, अब इलेक्ट्रॉन यहां रहने लग गया, अब इलेक्ट्रॉन यहां रहने लग गया। जब ये एब्जॉर्ब करेगा और यहां से यहां जाएगा, तो इसने कुछ फोटोन एब्जॉर्ब करे होंगे, और ये जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा बहुत चुन के और स्पेसिफिक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो मान लो इसने एक पर्टिकुलर अपने हिसाब से फिक्स एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी थी उसके हिसाब से किसी nth शेल में जंप कर गया, वहां पे है अनस्टेबल, वहां पे है अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसके पास उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ज्यादा एनर्जी होगी इसके पास, अगर इसके पास ज्यादा एनर्जी है तो ये लेस स्टेबल होगा, अगर ये लेस स्टेबल है तो ये वापस स्टेबल होना चाहेगा। लेकिन अब दिक्कत ये है, जब ये अब यहां ऑसिलेट करेगा और एनर्जी लूज करेगा, ऑसिलेट करके एनर्जी लूज करेगा, तो वो इन फॉर्म ऑफ फोटोन ही लूज करेगा, क्योंकि फोटोन एनर्जी का पैकेट है। अब ये एक फोटोन रिलीज नहीं करेगा, इसने खाया कितना था, एक फोटोन, और रिलीज कितने करेगा, बहुत सारे फोटोन, हर टाइप के फोटोन रिलीज करेगा। तो जब ये एब्जॉर्ब कर रहा था उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, और जब ये रिलीज करेगा तो उसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही क्यों, क्योंकि सिंगल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के लिए ही कामयाब है बोर मॉडल। और यहां क्या मिलेगा मुझे, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, हाँ, वो तो मैं कैसे बता दूं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हूं मैं। ये तो वही वाली बात है, इंसान खाना के खा रहा, भूख लग रही है, लेकिन भूख लगने के बाद अनस्टेबल भी तो हो जाता है ना, खाना खा के भी तो अनस्टेबल होता है ना इंसान। क्या 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 पता नहीं यार, लोगों को खाना खा के नींद कैसे आ रही है, जो भी है, पर एटीपी बनते हैं ना खाना खा के, खाना खा के एटीपी बनते हैं ना, वो एटीपी एनर्जी देते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर इन हायर एनर्जी स्टेट यू आर अनस्टेबल। छोटा बच्चा पूरे दिन फुदकता रहता है, बुढ़ापे में आदमी नहीं फुदकता, बच्चा कम खाना खा रहा है फिर भी फुदक रहा है। तो जिसके पास जितनी एनर्जी है उतना ही अनस्टेबल है, उसको तुम एक जगह पकड़ के नहीं बिठा सकते। अब बुढ़ा आदमी को खाट पे पड़ा हुआ छोड़ जाओ, शाम तक आओगे वही पड़ा रहेगा, स्टेबिलिटी। क्या? हाँ, फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया। हाँ, क्या बढ़ी थी, एनर्जी बढ़ी थी, और क्या बढ़ी थी, बुद्धि थोड़ी ना बढ़ जाएगी उसकी, एनर्जी बढ़ी, और आगे, ये बस यही डाउट था, बड़ा सुंदर डाउट था। हम्म, वो वही बताऊंगा, यहाँ नहीं है वो सब, यहाँ तुम बहुत टाइम खा जाओगे, यहाँ पे मुझे श्रोडिंगर तक पहुंचना है। हाँ, यहाँ मैं ध्यान देना चाहता हूँ हिजनबर्ग और श्रोडिंगर, क्योंकि हिजनबर्ग और श्रोडिंगर फिजिक्स में नहीं है, यहाँ है। तो उससे पहले का यहाँ कम डिटेल में कवर कराऊंगा, फिजिक्स में ज्यादा अच्छी डिटेल रखूंगा, और यहाँ पे श्रोडिंगर और हिजनबर्ग है वो अलग से यहाँ पे एक्सक्लूसिवली पढ़ाई दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा में से ज्यादा रिच कौन होगा, रिच मतलब वेराइटी ज्यादा किसके पास होगी, क्यों? क्योंकि वो हर टाइप का फोटोन उगलेगा, खाएगा एक उगलेगा 100, समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा ही ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व ही नहीं करते। क्यों नहीं ऑब्जर्व करते? क्योंकि इसमें उतनी वैरायटी नहीं मिलेगी, मुझे यहां ज्यादा वैरायटी मिलेगी, समझ आया? तो इसने क्या करा है, इसने ये करा है कि इसने किसी n ऑर्बिट की एनर्जी और किसी पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी, यहां पे एनर्जी ज्यादा है, यहां पे कम है, तो जब ये यहां से यहां भागेगा तो ये बहुत सारे फोटोन एमिट करेगा hc बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी के। सी बाय लैम्डा फ्रीक्वेंसी होती है, तो तुम इसको एच म्यू भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एच म्यू। हम तो सिंपली एच म्यू लिख देते हैं, बट असलियत में क्या होगा, यहां पे एच डेल्टा म्यू आएगा, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी इन सबकी
अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ पे एक रेंज मिलेगी फ्रीक्वेंसी की। हाँ तो वो सवाल करना है ना तुम्हें, वहां थोड़ी ना प्रैक्टिकली पढ़ना है। जब तुम सवाल करोगे तो तुम यही यूज करोगे, ई एन टू माइनस ई एन वन बराबर एच सी बाय लैम्डा, खत्म, सवाल इससे होंगे। हाँ हाँ, तो नंबर ऑफ फोटोन कौन सा कंजर्व है? कंजर्व क्या रहनी चाहिए? एनर्जी, जितनी एनर्जी खाई है उतनी फेंक देगा, बट खाया एक फोटोन था, ज्यादा एनर्जी का, उगलेगा छोटे छोटे एनर्जी के बहुत सारे फोटोन। ठीक है थोड़ा थोड़ा पता है, लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, नहीं आता समझ में फिर बात की बात है वो, है ना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है ये सब कुछ ऐसा कि हाँ क्यों करती है हर चीज ऐसे, इसने ये एब्जॉर्ब ही क्यों करा, इसको क्या पड़ी थी एब्जॉर्ब करने की। जैसे मान लो जैसे तू है ना, और तुझे लगा कि मुझे इस आदमी को अप्रोच करके इससे बात करनी चाहिए, तो दूर से आता, उसने दूर से ही बोल दिया ना, तू समझ पाएगा कि कौन ये करेगा कौन नहीं? किसी का कुछ नहीं पता किस दिन किसका क्या मूड है, नहीं पता ना, है ना। उसको इंटेंशन है मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, उसका खुद का इंटेंशन है, उसको खुद को नहीं पता, उसने बस ना कर दिया मूड के हिसाब से। सेम इलेक्ट्रॉन फोटोन के साथ करता है, मुझे नहीं पता कौन सा वाला एब्जॉर्ब करेगा कौन सा वाला नहीं। अगेन इंडिविजुअली हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते, यही रीजन है, और इसीलिए इंडिविजुअली पढ़ते भी नहीं, जितने भी मॉडर्न फेज के लोग हैं सब सैंपल बेस्ड है, एक सैंपल पे, बहुत बड़े सैंपल पे लागू होते हैं। इंडिविजुअली हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, इंडिविजुअली हम आज तक नहीं पढ़ पाए, पढ़ भी नहीं पाएंगे कभी। ठीक है हाँ तो ये थर्ड पोस्टुलेट है बोर का, और ये पोस्टुलेट किसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? स्पेक्ट्रम। किसको एक्सप्लेन कर पा रहा है सक्सेसफुली? नहीं सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स सिंगली इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एटम। ये इस्तेमाल ही नहीं करना भाई साहब। सक्सेसफुली एक्सप्लेन एच स्पेक्ट्रम, जैसे अगर एच स्पेक्ट्रम सिंगली इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। रुक जा, नहीं मना मना करा है मैंने, मेरी मर्जी, नो मीन्स नो। आज यही तो देखना था मैं क्या करता है तो ऑफेंड हो गया, क्योंकि यहां तो तेरी बाइक खड़ी नहीं, लात किसमें मारेगा। मैं कुछ बताने वाला था तुमने भुलवा दिया, वो तो बता दिया मैंने, वो तो याद है मुझे, यही चीज याद रहती है मुझे, इससे दूसरे वाला ऑफेंड दो। हाँ ये जो एक्सप्लेन किया है इसने, ये किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर पाया है, किसको वेरीफाई कर दिया है इसने यहाँ पे? प्लैंक्स को, प्लैंक्स थ्योरी। वेव नेचर कहां से आ गया? बिल्कुल ही उल्टा बोल रहा है, क्या डिस्क्रीट नहीं है सब, एक एक फोटोन अलग अलग वैल्यू लेके आ रहा, हर फोटोन थोड़ी ना कंटिन्यूस, थोड़ी ना ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस। तो जब ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिस्क्रीट है, वेव होता तो कंटिन्यूस होता, तो इसका मतलब ये प्लैंक थ्योरी को जस्टिफाई कर गया। समझ आया? सेकंड पोस्टुलेट किसको जस्टिफाई कर रहा है? वेव थ्योरी, वेव थ्योरी बनाई थी ना, स्टैंडिंग वेव। थर्ड पोस्टुलेट किसको जस्टिफाई कर रहा है? पार्टिकल। और फर्स्ट क्लासिकल, कौन सी फिजिक्स छोड़ दी इसमें बिना इंक्लूड किया, इसीलिए परफेक्ट मॉडल है। अच्छा अगर मुझे ये सोडियम के लिए यूज करना हो तो 10 बार आयनाइज करो, अब यूज कर लो, वही है 11 होता है ना उसका, 11 है, 10 बार आयनाइज करो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एटम बन जाएगा, वो करो मस्ती यूज, क्या दिक्कत है क्या? और सैंपल में से एक निकाल के कर लो, ठीक है, तरीका बता ही रखा तुम्हें। तो बोर का थर्ड पोस्टुलेट क्लियर, कोई परेशानी? अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समझना क्या क्या। कैलकुलेशन में इसने दो इक्वेशन दी, पहली के जेड ई स्क्वायर, जिसको ये समझ में ना आती हो बता देना, बाय आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब जो मैंने नो बोला था उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये रहा फर्स्ट पोस्टुलेट।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, दोनों अलग अलग बातें हैं और ये, ठीक है। अच्छा, जेड स्क्वायर कैसे आया पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन ही और न्यूक्लियस का जेड, Q1 Q2 की वैल्यू रख दी, पहली इक्वेशन। दूसरी उसने क्या बोली, यम वी आर बरोबर NH अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन से 36 कैलकुलेशन हो जाएंगी, कैसे समझो। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, नोट बनते हैं तो 3-3 4-4 पन्ने लगते हैं उसमें, बट मैं वहां तक खत्म करने की कोशिश करूंगा। दूसरी स्लाइड करने में कोई मजा नहीं है, एक ही स्लाइड में सब कुछ देखोगे तुरंत याद होगा, ऐसे वरना फिर ऐसे ऐसे आगे पीछे करते रहोगे, और मैं भी अगर अगली स्लाइड में जाऊंगा 36 बार तुम पीछे करवा दोगे, पीछे करो है ना। तो मैं कोशिश करूंगा वहां तक सब खत्म हो जाए। हम हर बिरादरी का ध्यान रखते हैं। चरवाहा है क्या है? क्या समझो इसमें, ये बता कि चपरासी है? दिख रहा है? ठीक है। अब सुनना ध्यान से, नीचे वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, mv²r, और RHS में क्या लिखा हुआ है, NHV/2π। क्योंकि मुझे वहां तक खत्म करना है तो मैं बहुत छोटे में खत्म करूंगा, लेकिन बताऊंगा पूरा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, और एक एक स्टेप बताऊंगा। लेकिन वो स्टेप इतने ज्यादा एफिशिएंट होंगे, इससे कम स्टेप में तुम सॉल्यूशन तक नहीं जा सकते। इससे 10 गुना स्टेप में जरूर जा सकते हो, इससे कम स्टेप में, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप में मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा, लेकिन मिस कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये क्या पढ़ा जाएगा, mv²r इक्वल टू NH/2π इंटू v। ऊपर वाले पे आ जाओ, इस r से वाला r कटेगा, यार उधर चला जाएगा। मुझे बताओ mv²r नहीं पढ़ा गया है, किसके बराबर आ रहा है, kz² kz² तो मुझे बताओ क्या NH अपॉन 2πv बराबर k की वैल्यू लिख दूं 1/4π0 z²। क्या ऐसे लिखा जा सकता है इस चीज को? जिसको नहीं समझ आया साथ साथ बता देना, नहीं है पक्का, ठीक है। दो बचा, v अकेला कर दो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो v किसके बराबर आ जाएगा, v आ जाएगा, सुनना ध्यान से, e², और नीचे क्या बचा हुआ है, 2ε0, तो यहां बचा हुआ है ना। इधर से कौन कौन जाएगा, n नीचे आ जाएगा, z यहां बचेगा, n नीचे आ जाएगा, और क्या बचा है इधर, h भी यहां जाएगा। बताओ कोई परेशानी? क्या सब कुछ लिख चुके, v आ चुका। अब ध्यान से सुनना, e कभी बदल सकता है क्या, ε0 कभी बदल सकता है क्या, h कभी बदल सकता है क्या, 2 कभी बदल सकता है क्या? ये सब वो कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलेंगे। z क्या है, एटॉमिक नंबर, ये मुझे बताएगा कौन सा एटम है। हीलियम लिया तो 2, हाइड्रोजन लिया तो 1, लिथियम लिया तो 3। समझ आया, कोई परेशानी? ठीक है। हाँ, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल वो भी छोड़ो, कौन सा ऑर्बिट है वो भी छोड़ो, कौन सी शेल है। अब ठीक है, KLMN याद है, K फॉर 1, n बराबर 1, ऐसे करके n पता लग गया। तो मुझे बताओ इस पूरी इक्वेशन में कौन बदल सकता है, z और n, तो इनको क्यों ना अलग रखे बदलने वाले को। और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा। मैं कोई भी एटम ले लूं, ये बदल सकता है क्या, ये बदलेगा, हाँ। तो मुझे बताओ इसको ऐसे नहीं लिख सकते, v बराबर सम कांस्टेंट v0। अब ध्यान से सुनना, z एक नंबर है, कोई यूनिट है क्या इसकी, n एक नंबर है, कोई यूनिट है क्या इसकी, तो ये पूरा का पूरा कैसा है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। तो पक्की बात है इस गुच्छे की यूनिट वेलोसिटी जैसी आएगी, तो सम काइंड ऑफ वेलोसिटी है, सम काइंड ऑफ वेलोसिटी है। कोई परेशानी यहां तक, पक्का? और यहां से सबसे काम की बात मेरे लिए ये है, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मैं न्यूमेरिकल इससे करता हूं। जब मैं करता हूं और तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो तुम भी इसी से ही करोगे, क्योंकि मैं सिखाऊंगा इसी से। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम इससे भी कर लो, मैं वैसा नहीं हूं नंबर काट लूंगा, क्योंकि मैं इससे सिखाऊंगा तो तुम्हें ये इजी लगेगा, जिससे इजी लगेगा नहीं चलो तुम उससे करोगे, ठीक है। तो सोर्ट ऑफ वेलोसिटी है कौन, v0। समझ आया? अगर मैं z की वैल्यू और n की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या v बराबर v0 नहीं आ जाएगा? देखो, z1 रखने का मतलब क्या हो गया, n1 रखने का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन के शेल की बात हो रही है। तो इसका मतलब जो ये v0 है, ये हाइड्रोजन के शेल की वेलोसिटी है, के शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी।
बात समझ आती है? तो वो निकाल सकते हैं हम। वो कैसे निकाल सकते हैं? इन सब की वैल्यू पटक दो। ई की वैल्यू 1/6 दो ऐसा का सही है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की घात 9/12, एच 6.66 गुणा में 10 की घात -34। ठीक है। इन सब की जब वैल्यू रख दोगे तो तुम्हारा वी नोट आ जाएगा c डिवाइडेड बाय 137। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ नहीं 137 असलियत में। तभी तुम अगर एच.सी. वर्मा जैसी या फिर हेनरी डेजन की जैसी किताब पढ़ो तो वहां पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। वहां पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट की भी डेफिनेशन है, और वो 299 कुछ ऐसे करके आती है 8 डिजिट तक। ठीक है। तो वो पता है कैसे बोलता है? वो ऐसे बोलता है कि एक सेकंड में सीजियम एटम के जितने ऑसिलेशन होते हैं वो यहां पे लिखा होता है। तो नीचे जो 137 लिखा है ये सीजियम एटम के आसपास की चीज है। खैर बाद में रिलेट करूंगा फिर कभी, दुनियादारी की बातें हैं फालतू, वो सब छोड़ो तुम। ये याद रखो कि ये क्या है सी, और ये क्या है 137। नीचे कोई भी नंबर है 137, ऐसा भी रैंडमली याद रखो। जब इसको सोल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। भाई बात समझ? तो क्या ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं आने लग गई? समझ आया कुछ कुछ? ठीक है। एक और चीज बताता हूं, अगर तुम c की वैल्यू निकालो ना तो c की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, c की नहीं इसी की बोल दो, अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में निकालू, इस वैल्यू को किसमें निकालू? किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो किलोमीटर पर आवर में तुम निकालोगे ये आएगी 2000 किलोमीटर, वैसे पर आवर भी नहीं, किलोमीटर पर सेकंड ही आएगी। ये जो वी नोट आएगा कितना आएगा? किलोमीटर पर सेकंड में 2000 किलोमीटर पर सेकंड। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब अर्थ से निकलना फिर भी आसान है, एटम से निकलना है तो है। समझे? वो तो इसका मास कम रह गया, वरना इसको बाहर निकाल के दिखा दो। समझ आया? तो सबसे पहले ऑर्बिट में ये वेलोसिटी होती है। कितनी भयंकर है। तो अगर मुझे इसको एस्केप कराना है तो कितने से ज्यादा रखनी पड़ेगी इसकी वेलोसिटी? 2000 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा वेलोसिटी रखो तभी एस्केप करेगा। और यहाँ पे 11.1 किलोमीटर पर सेकंड में एस्केप ही कर जा रहा है। कुछ समझ में आई? तो बेसिकली तो यहाँ से वी नोट तुम याद रखो, वी नोट कितना हो गया? 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ये किसकी वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम में, के शेल में। पहले ऑर्बिट में कितनी तेज दौड़ता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में? 2.18 इंटू 10⁻⁶। अब एक और चीज, ये सारी अप्रोक्सीमेटेड स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी अप्रोक्सीमेटेड स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अगर सवाल में तुम्हें वी नोट की कोई वैल्यू दी है, भूल जाओ ये कुछ होता भी है, फिर वो इस्तेमाल करना। मैं शायद चौथी पांचवी बार बता रहा हूँ ये बात प्रेस कर करके। ठीक है। वहां पे नहीं है अपने मन से ये कि ये तो सवाल वाला बता रहा है, पढ़े लिखे तो हमारे सर ज्यादा है, उनकी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे हम, तो सवाल वाला गलत बता रहा हूँ। नहीं, सवाल वाला ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये मान के चलना है तुम्हें। यहां तो कोई परेशानी? पक्का? अच्छा यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो, इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं मास दिखा तुम्हें? तो इसका मतलब वेलोसिटी मास इंडिपेंडेंट होती है। कितना भी मास हो, अगर यहाँ पे पहले ऑर्बिट में तुम समहाउ एक आदमी रख दो तो वो भी इसी से नाचेगा, उसका बनेगा शक्तिमान बढ़िया। हाँ, मास से फर्क नहीं पड़ रहा ना क्योंकि। ठीक है। अच्छा ये सारी बातें हो गई वेलोसिटी के लिए। अब एक और चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पे, सुनते रहना ध्यान से। मेरी वेलोसिटी की वैल्यू ये है, वेलोसिटी की वैल्यू ई आई। दोबारा से ये वाली इक्वेशन देखो, अब इसमें से ये वी हटा दो। ठीक है, ये वी थोड़ी देर के लिए लगाया था मैंने, ये सिर्फ इसके लिए लगाया था। अब क्या देख रहा हूं मैं? सिर्फ इतना हिस्सा देख रहा हूं, सिर्फ इतना हिस्सा देख रहा हूं। यहां से वी निकालना किसके बराबर आएगा? वी बराबर आ जाएगा NH/2 अपॉन में एमवी, सॉरी एमआर, एमआर अपॉन में एमआर। या फिर एक काम करो, यहां से आर निकाल लो, तो आर किसके बराबर आ जाएगा? NH/2 1 अपॉन एमवी। तो ये लिखा जाएगा आर बराबर NH डिवाइडेड बाय 2 और यहां पे एम वी। बताओ कोई दिक्कत? ये लिख ली वी, उठाओ फेंक दो। सही है। तो एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, दोबारा से लिख के नहीं दिखाऊंगा। ई स्क्वायर एज इट इज रहेगा
और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, कहां आएगा? डिनोमिनेटर में, क्योंकि v डिनोमिनेटर में है, z भी कहां आएगा? डिनोमिनेटर में। अरे भाई वहां पे भी तो बहुत सारी चीजें निकालनी है, एक बार करता तो रहे, है ना, क्योंकि फिर मैं तो छोटे छोटे में कराने के बाद ये थोड़ी चीजें छोड़ दूंगा, जितनी भी चीजें सारी बताऊंगा, तो उसके लिए भी रुका रहे। यहां v की वैल्यू रखो, तो v की वैल्यू क्या रखी जाएगी? ई स्क्वायर नीचे आएगा, z भी नीचे आएगा, तो नीचे ई स्क्वायर z फिक्स। तो मुझे पता है नीचे क्या क्या आ चुका है, नीचे आ चुका है 2 पाई m तो था ही, अब v में ई स्क्वायर z और आ गया, ई स्क्वायर यहां लिखो, z यहां लिखो। क्यों z को अलग क्यों लिखा मैंने? भेदभाव क्यों? वो आदमी बदल सकता है और ये सब नहीं बदलेंगे, एज लॉन्ग एज यहां पे इलेक्ट्रॉन है, मास भी नहीं बदलेगा। अच्छा, और नीचे क्या क्या है इसमें? 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन। तो ध्यान से देखना, एन को अलग लिखो, लिख दिया, एच यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो स्क्वायर आ जाएगा एच का, 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। और एक एन यहां पे नीचे है जो ऊपर चला गया, वो यहां जाएगा स्क्वायर। अब मुझे बताओ, ये सारे लोग तो ये पूरा का पूरा कुनबा कांस्टेंट आदमियों का है, और ये बदल सकते हैं कि एटम कौन सा ले रहा हूं, और अगर एटम ना बदला, शेल बदल दूं तो क्या बदलेगा? एन, और एटम बदलने पे जेड बदलेगा, ये दोनों बदल सकते हैं, तो इनको अलग रखा। यहां पे बताओ आर क्या ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, ओवरऑल ये पूरा का पूरा कैसा? यूनिटलेस। एक ही बात है, यूनिटलेस, वैसे एक बात है नहीं, बट फिर भी यूनिटलेस। अगर ये पूरा का पूरा हिस्सा यूनिटलेस है, तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा? सही बात है। और क्या लिखा जाएगा? एन स्क्वायर बाय, और तुम्हें भी बताया मुझे इन सबसे कुछ मतलब नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था इस इक्वेशन में। अगर मेरे पास ही है, मैं कुछ भी सोल्व कर लूंगा, मैं किसी भी चीज पे डब्बा नहीं लगा रहा, मैं डब्बा सिर्फ इन चीजों पे लगा रहा हूं, ठीक है। अभी आर नोट कैसे निकालेंगे? इन सब की वैल्यू रख दो, तो जब इन सब की वैल्यू रख देंगे और एन बराबर जेड बराबर 1 रख देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसकी बात हो रही है? एच एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। एक ही बात है यहाँ पे, तुम कल को मेरे लिए डाउट लेके आ जाओ कि सर यहाँ तो के लिखा है, के शेल लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट लिख दिया है, ये अलग अलग क्यों है? एक ही बात है, ठीक है, आइडिया अच्छा है। तो n बराबर z बराबर 1 के लिए जो भी आएगा वो किसका आंसर आएगा? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा, तो r बराबर r नोट आ जाएगा, और ये r नोट क्या बनेगा? h के पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। वाह, तो बहुत जेन्युइन नहीं हो रहा आजकल, एक जेन्युइन को नहीं लगा दो, देख कह रहा लगनी चाहिए, तो इनको तो फिर 3-3 4-4 लगनी चाहिए, इसीलिए कह रहा होगा है, मेरे को तो एक ही पड़ेगी, इनको मरवा देता हूं। खैर, आर बराबर आर नोट, इन सबकी वैल्यू रखेंगे, इन सबकी वैल्यू पता है तुम्हें? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg, सही बात है। इन सबकी वैल्यू जब यहां रख दोगे, तुम्हें पता है इन सबकी वैल्यू रख दोगे और सोल्व करोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.593 एंगस्ट्रॉम। अगेन ये स्टैंडर्ड डेटा है, सही बात है। सवाल में अगर इसके अलावा कुछ और दिया होगा, ये इस्तेमाल करोगे, सवाल वाला, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इस्तेमाल कर लेना इसको, ठीक है। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी? लेकिन यहां पे एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ये जो रेडियस है ये मास पे डिपेंड कर रहा है। मास अगर ज्यादा हुआ तो रेडियस छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन का सेम रहता हो, बट रेडियस फिर भी मास पे डिपेंड कर जाता है। देख नीचे यहां मास आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इस कांस्टेंट कटघरे में रखा हुआ है इसे। बट मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन की बजाय अगर कुछ और होता तो मास का फंक्शन है रेडियस। रेडियस किसका फंक्शन है? इनडायरेक्टली जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, सिर्फ एटम के लिए नहीं। अगर तुम प्लैनेटरी मोशन में ये सब बातें पढ़ोगे तो एग्जैक्टली ये मैच नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे प्लैनेट के मास अलग है, ऑर्बिट का रेडियस अलग है, क्योंकि फोर्स फैक्टर अलग है, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। वहां कैसा फोर्स है, तो वैल्यूज अलग अलग आएंगी, फंडेबाजी सेम रहेगी। हाँ, और जो भारी होते हैं वो दूर दूर होते हैं, बट प्लूटो उसकी ट्रैजेक्टरी ही बिल्कुल अलग है, उसकी ट्रैजेक्टरी ही बिल्कुल अलग है। और ट्रैजेक्टरी अलग होने की वजह से देख, ऐसा नहीं है कि कोई अगर ऑर्बिट के अंदर आ गया तो वो घूमेगा नहीं, एज लॉन्ग एज इट इज ऑर्बिट,
वो कंजर्व रहेगा। अच्छा एक और चीज, तुमने ग्रेविटेशन में अगर सेकंड लॉ पढ़ा हो केपलर का, तो केपलर का सेकंड लॉ बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम मतलब एरियल वेलोसिटी कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बराबर आती है, और वो इसलिए आ पाती है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। खेल तो सेम ही होता होगा ना वहां पे भी कुछ कुछ। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कह रहा है और वहां पे भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कही जा रही है बातें। तो वेट करो जब तक ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाया जा रहा, और जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो ये मत मान के चलना मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इस्तेमाल नहीं करूंगा। मान के चलना इलेक्ट्रोस्टैट में ये मान के चलूंगा जितना मैंने पढ़ा है उससे थोड़ा डेढ़ चंदा फालतू ही आता होगा तुम्हें। हाँ तभी तो यार अच्छी बातें कर पाएंगे हम वहां पे, वरना तुम्हें बच्चों की तरह ही ग्रेविटेशन करना है तो ले लो एक क्लास में वन शॉट ले लो 1.5 घंटे का। उनसे तो अच्छा ही ज्यादा ही बता दूंगा जो ऑलरेडी है, जितना भी खर्चा पानी यूट्यूब पे है उससे तो फिर भी ठीक है करा दूंगा, बट फिर भी नहीं हो पाएगा, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो अगर अच्छी अच्छी बातें करनी है, जैसे अगर मुझे प्रूफ ही कराना हो जाए कि वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें रुक के बताया ठहर के कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन असली कहानी नहीं है, असली कहानी क्या थी, स्टैंडिंग वेव। अच्छा वहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं बताने को, ठीक है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एम के, ये बात किसी दिल के कोने में पड़ी रहनी चाहिए। क्या रेडियस मास पे डिपेंड कर सकता है लेकिन वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर सकती, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम किस पे, एनर्जी पे। हाँ बोल, पर बोल। जो वो पहले तो हैंग हट जा, रिफ्रेश कर, F5 दबाइए उसका। हाँ मैं कुछ नहीं कहा, खुद ही इसने कहा रुको और खुद ही कह रहा बस 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 चलो चलो चलो, हो गया ना रिफ्रेश। मेरी इच्छा नहीं है ना उसे देखने की, तेरी है, तू देख, अपने अपने कंसर्न है भाई, तू देख अपना कंसर्न क्या है। तो दूर है इससे, ठीक लग रहा उसका खर्चा पानी, तो हमने देख, हाँ। तो यहां तक अगर सारी बातें समझ में आती है, टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं। टोटल एनर्जी मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर और ये होता है के Q1 Q2 बाई आर। सही बात है, सही बात है। हाफ एम वी स्क्वायर देखो किसके बराबर आ जाएगा, ये दिख रहा है एम वी स्क्वायर, आर से आर काटो, एम वी स्क्वायर इज के जेड ई स्क्वायर बाय आर, तो यहां क्या लिखा जाएगा प्लस का के जेड ई स्क्वायर बाय आर। सही बात है। यहां आएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, कैसे लिखा समझ जाओ, यहां पे मैं माइनस ई रख के लाया था तब ये इक्वेशन आई थी, और पोटेंशियल एनर्जी में भी तो मैं Q1 क्या रखूंगा माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और Q2 क्या रखूंगा जेड ई, तो इसलिए यहां पे माइनस जेड ई स्क्वायर आएगा, यहां जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर यहां पे भी तो आपको ये रखना चाहिए था, यहां पे यही रखा था और नेट फोर्स समेशन 0 आया था, तो जो माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, इसलिए यहां पे प्लस का लिखा हुआ है। कोई परेशानी? तो आधे में से एक गया, क्या माइनस आधा बचेगा, ये आ गई टोटल एनर्जी। अब सुनना, यहां से क्या क्या निकाला जा सकता है कंक्लूजन। टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो ध्यान से, ये थी काइनेटिक एनर्जी, उसी के आगे माइनस लगा दो, देखो आया समझ। फिर मेरी टोटल एनर्जी ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ये दो अलग अलग लिख के मैं क्यों ना ऐसे लिख दूं, बताओ कोई परेशानी? पक्का? तो अब मैं इसको भूल जाऊंगा, यहां से मैंने कंक्लूजन निकाल लिया, अब मैं टोटल एनर्जी सीधा लिखूंगा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। समझ आया? तेरे को नहीं आ रहा? पक्का आ गया? ठीक है। ऐसे डर के देख रही होती है बेचारी, नहीं है, रुक जा फिर। अभी बना देंगे। एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर छोड़ो, वी स्क्वायर देखो, वी ये रहा, तो ये गोला उठा के फिर से यहां पटक दो और सीधा एक्सप्रेशन आएगा टोटल एनर्जी का, इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वरना यहां आर रखोगे तो देखो कितना गंदा एक्सप्रेशन है, सीधा वी स्क्वायर रखो, ऊपर डिनोमिनेटर पे भी है मोज लो, तो एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ई बार 4 जेड का स्क्वायर एन का स्क्वायर,
और यहाँ पे 4 एप्सिलॉन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, तो सब कॉपी करके लिख लो इधर, e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और किनारे क्या बच गया, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। समझ आया? तो टोटल एनर्जी इज माइनस एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय जे आदमी, इस कुनबे में हर आदमी कांस्टेंट है, बचा जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मुझे इन सब से मतलब नहीं था, मुझे तो इस बात से मतलब था। सही बात है। डब्बे से 3 बातों पे लगेगा, अगर कोई न्यूमेरिकल करना हो तो इन 3 डब्बों से हल किया जा सकता है वो, है ना। तो इसका इसका डब्बा हटा दो, ये याद करने वाली बात है, डब्बा हटा दो इसका। ठीक है, कोई परेशानी? यहाँ पे भी एक और चीज याद रखना, चुपचाप मन के किसी कोने में याद रहना चाहिए कि टोटल एनर्जी माइनस एम के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इन सब का भी कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी एक बार याद रखो बस इन बातों को, है ना। अभी कोई यूज नहीं है, जिंदगी में कभी यूज होगा तो बता दूंगा, बस याद रखो अभी कि ये टोटल एनर्जी और रेडियस तो मास के फंक्शन होते हैं, बट वेलोसिटी मास का फंक्शन नहीं होता। ठीक है। बट दिक्कत ये है, वेलोसिटी से ही मास बदलता है। कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो, एज लॉन्ग एज वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास बदलेगा। बट याद रखो, जो मास बदलेगा वो मास वो नहीं है जो तुम यहां पढ़ रहे हो। बार बार कंफ्यूज होते हो, बार बार बताता हूं अगेन। जो मास तुम यहां पढ़ रहे हो वो वाला मास नहीं है जो बदल सकता है, वो अलग मास है। आइंस्टाइन भैया का मास है, ये न्यूटन भैया का मास है। दो अलग अलग भैया हैं फिजिक्स में, आइंस्टाइन और न्यूटन, दोनों। अरे दोनों ही भैया है, एक यही बोला एक, बस फिर क्या ही बोलूं। तो यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब अगर मेरा टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ चुका, तो इस पूरे की जब वैल्यू सुलझा लोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये सब आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये सब आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये काम का एक्सप्रेशन है बहुत। ऐसे ही अगर मुझे कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यही एनर्जी लिख दो प्लस में, ये एनर्जी किसमें लिख दोगे, कहां से आया, इससे। ये भी वैसे डब्बे लायक बात है, 4 डब्बे हो गए तुम्हारे पास इकट्ठे। और ऐसी अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2 से, तो क्या लिखा जाएगा, -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सारी बातें क्लियर है? मैंने कहा था यहां तक खत्म कर दूंगा, कर दिया। ठीक है, वैसे 3-4 पन्ने की कहानी होती है। तो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन है इनके। इससे कम स्टेप में, मिनिमम स्टेप में तुम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें तुम्हें याद होनी चाहिए। और ये जो टिक वाले डब्बे हैं, ये तो तहे दिल से तुम्हें अभी फिलहाल इसी मोमेंट याद हो जाने चाहिए। हो गया? मैं बस ये कह रहा हूं, याद करने का तरीका देख लो, अगर तुम्हें नहीं भी हुआ तुम बस याद रखो, वेलोसिटी जेड बाय एन होता है। वेलोसिटी याद हो गया तो बाकी दो अपने आप हो जाएंगे। ये जो टोटल एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम तो कांस्टेंट है, जो वी की डिपेंडेंसी थी वही टोटल एनर्जी होगी, बट स्क्वायर करके। तो जेड बाय एन तो था ही, तो टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर वेलोसिटी जेड बाय एन के प्रोपोर्शनल है तो ये जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर है? आर अकेला घूम रहा है उल्टा करके, ये किसके प्रोपोर्शनल है, जेड बाय एन, तो हो जाएगा एन बाय जेड, बस ऊपर वाले का स्क्वायर। हो गया याद? ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन, तो हेंस फोर्थ टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। याद रहेंगे ये तीनों? अब अगर तुम्हें ये तीनों चीजें पता है, बस ये 3 चीजें याद करवाई है मैंने, और पूरी कहानी में से कुछ भी नहीं याद करवाया, सिर्फ इन 3 चीजों से ही देख लो तुम कितने हजारों टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि मुझे बस टाइम डिपेंडेंसी बता दो, क्या बता दो, टाइम डिपेंडेंसी बता दो। हाँ, टाइम किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा खुले में लिख देता हूं, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अल्फा नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। कुछ नहीं करना, देखो
सबसे पहले लिख दो टाइम। टाइम का तुम्हें टाइम पीरियड का फॉर्मूला आना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v। 2π/ओमेगा, ओमेगा इज v/r, लिखा हुआ है v/r, r ऊपर चला गया। 2π मेरे किसी मतलब का है क्या? r किसके प्रोपोर्शनल होता है? v किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो टाइम की प्रोपोर्शनलिटी किसके बराबर आ जाएगी? n³/z²। अगर तुमसे कोई पूछे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, या मुझे बता दो कि, क्वेश्चन ही बना देता हूं इसका भी, क्वेश्चन है फाइंड डिपेंडेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑन z एंड n। बन गया सवाल। तो ये जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये होता है 1 सेकंड में कितने चक्कर, वही तो ओमेगा है। तो मुझे बताओ अगर टाइम पीरियड इतना है तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n³ नहीं आ जाएगा? कहाँ? हाँ, n कैसे बन गया? बोला भी स्क्वायर ही था ना मैंने, z²/n³। ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हो। अब एक और सवाल देखो, फाइंड the average I, find the average I of electron in L shell of H atom and रेशो बना लो इसको, find the ratio of average I of electron in L shell of H atom to K shell of He plus atom। बढ़िया सवाल है। तो पहले इसको सुलझाते हैं। सुलझाने के लिए क्या करेंगे? बस ये तीन ही चीजें पता होनी चाहिए मुझे। क्या क्या? आर की डिपेंडेंसी, वी की डिपेंडेंसी और टोटल एनर्जी की डिपेंडेंसी। टोटल एनर्जी की भी एक बार को ना पता हो वो तो हम वेलोसिटी से ही निकाल लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर से, है ना। तो इसको कैसे करेंगे? सुनना, सही तो है। अच्छा, क्यू कौन है? इलेक्ट्रॉन बटा टी। टी की डिपेंडेंसी मैं जानता हूं, तो मुझे बताओ क्या मेरा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया z²/n³? मतलब जो ओमेगा की डिपेंडेंसी है वही करंट की है, जो ओमेगा की डिपेंडेंसी है वही, देख लो, z²/n³, z²/n³। अब निकालते हैं चीजें। I1 बटा I2, z²/n³ में वैल्यू पटकनी है। L मतलब n बराबर 2, H मतलब z बराबर 1। तो बताओ क्या लिखा जाए ऊपर? क्या ऊपर लिखा जाएगा? 1 का स्क्वायर बाय 2 का क्यूब बटा I2, z2 और n1, ये शेल है ना। तो क्या लिखा जाएगा? z मतलब 2, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब। सही है। तो क्या ये तुम्हें आता हुआ दिख रहा है? एक रेशो, ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 इज 32 आ गया I1 और I2 का रेशो। ऐसे निकाल सकते हो। तो मैंने बोला था कि सवाल मैं जिससे करवाऊंगा उसी से तुम्हें पसंद आएगा करने को। अब जब ये हाथ लगी गया है तो लगे हाथ मैग्नेटिक फील्ड का भी निकाल ही लो एट सेंटर, है ना, और भी अच्छा सवाल बन जाएगा। तो अब सवाल क्या है अगला? नाम दे देते हैं इसको 1 2 3। तो थोड़ा आलस पने में काम कर पाएंगे, है ना, समय बचेगा। इन 3 फाइंड B1 रेशो B2 एट इट्स सेंटर। ऑफ कोर्स तुम सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे क्योंकि हमारे पास सेंटर पे ही निकालने का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर वो ना भी बोले सेंटर पे तो भी तुम कहां निकाल के आओगे? सेंटर पे ही निकाल के आओगे। और कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? एक करंट कैरिंग कोइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? वो होता है μ0/2π इंटू I/r। तो B1 या फिर B ही लिख लो पहले, μ0/2π I/r। अब सुनना ध्यान से, ये मेरे किसी मतलब का है क्या? नहीं। I की डिपेंडेंसी इस जो ओमेगा की है z²/n³ और r की डिपेंडेंसी n²/z। तो ओवरऑल डिपेंडेंसी किसके बराबर आ गई है? z ऊपर जाएगा z³ और नीचे n की पावर 5 और आ गया। क्या? हाँ,
हाँ हाँ हाँ, सेम ही बात पड़ेगी। तो अब B1 किसके बराबर आएगा, दोबारा से देखो, हाइड्रोजन एटम है और दूसरी शेल है, तो N कितना 2 और Z कितना 1, तो क्या लिखा जाएगा 1 का क्यूब बटा 2 की पावर 5। नीचे क्या लिखा जाएगा, हीलियम है, उसमें पहले शेल की बात हो रही है, तो N कितना है, 1 के शेल है, के दीदे फाड़ के देख, के शेल है। ठीक है, हाँ, तो के शेल के लिए N कितना 1, हीलियम एटम है तो 2, कौन Z, तो मुझे फॉर्मूला लिखना है 2 का क्यूब, Z 2 है और N 1 है, तो कितना आ गए, हाँ बोल, 1:2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 256 आ गया रेशो, ये मैग्नेटिक फील्ड का रेशो आएगा। ठीक है, कोई परेशानी, पक्का। तो इतना फर्क होता है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर इसको 1 टेस्ला मान लो 256 टेस्ला है, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, 256 गुना ज्यादा, किसमें, अरे B1/B2, किसमें B2 में, और B2 कौन है, मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन एटम के K शेल की वजह से एट इट सेंटर, सॉरी हीलियम 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 हाइड्रोजन कह रहा हूं, हीलियम, समझ आया। तो इस टाइप के सवाल है, आप कितने ही सवाल कर लो, और ये सारे सवालों में सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन काम आ रही है, ये दो, ये दो, ये तो अपने आप निकल जाएगा क्योंकि वेलोसिटी को स्क्वायर करोगे याद आएगा, कोई परेशानी। तो ये वाला जो पन्ना है तुम्हें भली बात अच्छे से घोट के पिया हुआ होना चाहिए, है ना। यहां तक कोई भी बात दिक्कत कर रही हो तो बताओ, सारी बातें क्लियर है। अच्छा, ये जो तुमने लिखा है टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये Z²/n² लिखा हुआ है, अगर मैं टोटल एनर्जी को E का नाम दूं, क्या नाम दूं, E का नाम दूं, इसको नाम दे दिया En, क्या नाम दे दिया En, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अब अगर मुझे हाइड्रोजन एटम की ही बात करनी हो, किसकी बात करनी हो, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की, अभी भी ये सब क्या चल रहा है, बोर मॉडल ही चल रहा है, ये सब बातें बोर की हैं। और अभी जो H एटम के साथ जो भी करने जा रहा हूं वो भी कौन बताएगा, बोर, ये सब बोर का दिया हुआ है। ठीक है तो H एटम के बारे में अगर बात करें, मुझे बताओ En इसका आता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही बात है। E1 बताओ किसके बराबर आएगा, -13.6, बहुत ज्यादा ही नहीं सोच लिया तुमने, अरे Z भी 1 और N भी 1। E2 मतलब एटम हाइड्रोजन ही है लेकिन ऑर्बिट कौन सा, दूसरा, तो क्या आ जाएगा 13.6, Z तो हमेशा 1 ही होने वाला है ना, इसके लिए Z 1 ही हो जाएगा और N की वैल्यू देखेंगे बदलेगी, तो N क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, Z 1 ही रहेगा बट। तो मुझे बताओ अब किसके बराबर हो जाएगा, -13.4 बटे, सॉरी 6/4, और कितना आएगा वो